सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो आई थिंक आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर होगी। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि यार इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपके लिए लेके आऊंगा और एक लेगेसी बना के जाएंगे। हम लोग एक ऐसा कोर्स लेके आएंगे जिससे कि आप एग्जाम में जाके ये फील करोगे कि एक एक कंसेप्ट, एक एक पॉइंट जो क्लास में डिस्कस हुआ था वही आपके एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार सभी लोग अपनी अटेंडेंस जल्दी से दर्ज करा दो। सभी लोग बताओ कैसे हो, कितना आपको इंतजार था मैथमेटिक्स का, तैयार हो क्या कॉपी पेन लेके, बिल्कुल अच्छे से रेडी हो। आसान तरीके से मैथमेटिक्स को हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे। मैंने पहले ही बताया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत आसान है, मैं बस थोड़ा सा आपके लिए और आसान बना दूंगा। तो ये पहले से ही काफी आसान है। ठीक है, रेडी एवरीवन? बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। चलो, तो सबसे पहले तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज विशाल सोनी एंड आई हैव क्लियर्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2 टाइम्स। आईईएस का जो एग्जाम होता है उसमें 2014 में मेरी 98 रैंक थी और 2015 में मेरी 25वीं रैंक थी, 25th। उसके अलावा 2015 से मैं रेगुलरली पढ़ा भी रहा हूं और बहुत सारे पीएसयूज में मैंने क्वालिफाई किए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे यह लगता है कि जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला एक सब्जेक्ट होता है ना, इसको आपको कभी भी इग्नोर करके नहीं जाना चाहिए। जो इंजीनियर्स होते हैं वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को और एप्टीट्यूड को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं बाद में हो जाएगा। बाद में के लिए इसको मत टालो, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 नंबर का आपसे पूछा जाता है, जिसमें से गिरे पड़े हालत में भी ना आप 11-12 नंबर स्कोर कर सकते हो जस्ट बाय फॉलोइंग दिस कोर्स। ठीक है, तो अब आज के सेशन से पहले, जैसा मेरे हर एक सेशन में होता है, मैं आप लोगों से कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। तो कितने लोग रेडी हैं क्वेश्चन का आंसर करने के लिए? एक बार जरा चैट बॉक्स में बताओ। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर बता दो। शुरू करते हैं, उसके बाद फिर आज की जो क्लास है उसके बारे में एक एक चीज डिस्कस करना। ओके, चलो रेडी हो क्वेश्चन के लिए? बहुत ही बढ़िया। तो एक सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको अपनी जर्नी बता दी, ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, मैथमेटिक्स की क्लास है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग उसका आंसर देने की कोशिश करिए। सपोज अगर आप मेरी पूरी की पूरी जर्नी को देखें तो मैं एक टीयर 2 कॉलेज से था। टीयर 2 कॉलेज के बाद मैंने ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई किया। उसके बाद पिछले 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूं। भगवान की दया से फीडबैक भी ठीक ठाक है, बच्चे पसंद करते हैं, सिलेक्ट भी होते हैं, टॉप 10 में भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डाउट आपके दिमाग में आ रहा है वो मेरे दिमाग में आ चुका होगा, ईदर एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर? तो बस इस बात की प्रोबेबिलिटी मुझे बताइए। इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई बच्चे लिख रहा 0.87, मतलब ये मान रहे हो ना लगभग लगभग 1 के आसपास है ना। तो जो क्लास का फ्लो होगा उसमें यार हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि आपको ना मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से सुननी है। एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर गौर करना है। जो स्टेटमेंट्स मैं बोल रहा हूं उन स्टेटमेंट्स में आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स है तो जाहिर सी बात है एक ही एक्सपेक्टेशन हमारी यहां पे है कि हमसे बाय द एंड ऑफ द सेशन सवाल लगने चाहिए। क्वेश्चंस अगर हमसे लगेंगे बाय द एंड ऑफ द सेशन तो कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हमने पढ़ा। ठीक है, चलिए अब सब्जेक्ट का फ्लो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक सेशन मैंने लिया था आप सभी लोगों के लिए। आई थिंक सब्जेक्ट का फ्लो सभी लोगों को क्लियर होगा। पहले लीनियर अलजेब्रा डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आ जाएगा, फिर कैलकुलस, फिर वेक्टर कैलकुलस, फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, रैंडम वेरिएबल, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में मिसलेनियस टॉपिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स वगैरह डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग लीनियर अलजेब्रा का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज डिटर्मिनेंट्स। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या डिटर्मिनेंट वाला जो टॉपिक है, ये डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक पढ़ना जरूरी है क्या हमें? क्या हम सीधे मैट्रिक्स से स्टार्ट कर दें तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैट्रिक्स जो आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो हर एक कदम पे आपको डिटर्मिनेंट की जरूरत महसूस होगी। चाहे वो आप रैंक की कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो, चाहे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो, चाहे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स की आप चर्चा करो, कुछ भी आप पढ़ोगे ना वहां पे डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से जो डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक हो जाता है ये हो जाता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जितनी अच्छी तरीके से आपको डिटरमिनेंट में क्लैरिटी होगी उतनी अच्छी तरीके से आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ सकते हो। तो जल्दी से एक बार बता दो, शुरू किया जाए। एवरीवन रेडी? शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आई थिंक आप लोग भी उतने एक्साइटेड होंगे। तो एक बार बस रेडी बता दो, शुरू करते हैं। 1 बाय 1 सिस्टमैटिकली सारी चीजें सीखना, सारी चीजों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ क्लास करना है। सवाल लगना चाहिए, सवाल अगर लग रहा है चीजें ऑन द प्लेस फॉलो कर रही हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
चलो बहुत ही शानदार, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में देखिए हमको कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया डिटरमिनेंट्स में हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। मैट्रिसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटरमिनेंट्स के बाद रैंक की कैलकुलेशन करेंगे। रैंक से आप मान के चलिए कि क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। रैंक सुनते ही थोड़ा सा हमें घबराहट होने लगती है, रैंक की कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं वो आपके लिए बहुत ही सिंपल करने वाला हूं, ठीक है। फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, इतनी सारी चीजें वन बाय वन हम लोगों को कवर करनी है। सबसे पहला जो आज हमारा टॉपिक है वो है डिटरमिनेंट। बट डिटरमिनेंट कैलकुलेट किसका किया जाता है? आखिर डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन की किसके लिए जाती है? तो डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन हमेशा किसके लिए की जाती है? मैट्रिक्स के लिए हमेशा डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन की जाती है। अब अगर आप मैट्रिक्स की बात करोगे ना तो जनरली दो टाइप के मैट्रिसेस आपको देखने को मिलेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स। दो टाइप के मैट्रिसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों टाइप के मैट्रिसेस मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला जो आपका मैट्रिक्स होता है वो आपका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स होता है? सबसे पहला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और जो दूसरा मैट्रिक्स होता है वो आपका होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आपके दिमाग में ये डाउट आएगा कि सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आखिर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको दीजिए। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सपोज हम किसी भी मैट्रिक्स को लिखते हैं ना, तो मैट्रिक्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे हमने ए लिखा और इसके बाहर आप क्या लगा देते हो, एक ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में सपोज मैंने यहां पे कुछ एलिमेंट्स लिखने की कोशिश की। देखिए मैं यहां पे एलिमेंट्स ऐसे लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 0, ऐसा करके मैंने यहां पे कुछ लिखा। तो अगर इस मैट्रिक्स में आप नोटिस करो तो इसमें कितने रोज और इतने कॉलम्स। अच्छा चैट बॉक्स में आप ना अपना आंसर दर्ज कराते रहना, मैं देखता रहूंगा सारे के सारे आंसर्स को, ठीक है। तो अगर आप इसके रोज एंड कॉलम्स को देखने की कोशिश करो यार, तो आई थिंक सभी को क्लियर है कि सर ये हो गई पहली रो, ये हो गई दूसरी रो और ये हो गई तीसरी रो, यानी इसमें टोटल 3 रोज यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता भाई इसमें कॉलम्स कितने हैं, तो आप बोलते सर वो भी हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, ये देखिए ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, है ना। यानी इस मैट्रिक्स में जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स में जितने रोज होते हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप हमेशा क्या बोलते हो? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है R क्रॉस C। इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो जाहिर सी बात है इसी के साथ मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाता है 3 क्रॉस 3। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? चैट बॉक्स में जल्दी लिखिए R क्रॉस C या C क्रॉस R। तो आप बोलोगे सर R क्रॉस C। पहले रो लिखते हैं, क्रॉस का साइन लगाते हैं, उसके बाद कॉलम्स को हम वहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब तक आपका R की वैल्यू C के बराबर होगी, जितने रोज होंगे उतने कॉलम्स होंगे, उसको आप बोल देना स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें R और C बराबर नहीं होते। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दूं तो ये देखिए ऐसे कुछ मैट्रिक्स मैंने लिखी 0 1 2 1 2 7। आप मुझे बता सकते हो क्या इसमें टोटल कितने रोज प्रेजेंट हैं? तो आप बोलेंगे सर एक बार देख लेते हैं कितने रोज प्रेजेंट है। ये देखिए ये पहली रो और ये दूसरी रो, तो इसमें 2 रोज प्रेजेंट है। कितने कॉलम्स यहां पे आपको प्रेजेंट होते हुए दिख रहे हैं? कॉलम्स अगर आप चेक करो तो यहां पे टोटल 3 कॉलम्स आपको प्रेजेंट होते हुए दिखेंगे। तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं R क्रॉस C के हिसाब से ऑर्डर लिखने की कोशिश करता तो क्या यहां पे मैं 2 क्रॉस 3 लिखता? जाहिर सी बात है 2 और 3 आपस में बराबर नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि ये हमारा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 12वीं की कुछ याद आ रही है, उसी के साथ साथ कुछ और चीजें भी याद आ रही हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स याद आना चाहिए, बाकी आपने जो वहां पे कांड किए उसको अभी याद करने की जरूरत नहीं। क्लास के बाद आराम से आप उसको याद करना कि 12वीं के में आपने क्या क्या किए थे, ठीक है। चलो क्लियर हो गई बात सभी लोगों को? बहुत ही बेहतरीन। अच्छा तो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अगर क्लैरिटी मिल गई तो मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, आप मुझे बताना कि क्या ये स्टेटमेंट से आप अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। मेरा स्टेटमेंट ये है कि अगर हमें कभी भी डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो डिटरमिनेंट हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट कभी भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि सर हम बिल्कुल अलाइंड हैं इस बात से? यानी कि जब भी हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो हमें ऐसी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना जो स्क्वायर इन नेचर होंगी, जिसमें R और C की वैल्यू सेम होगी। जहां पे R क्रॉस C 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 2 क्रॉस 2 1 क्रॉस 1 8 क्रॉस 8 ऐसे टाइप का हमें कुछ देखने को मिलेगा। बताओ कितने लोग अलाइंड हैं? परफेक्ट। तो सभी लोग आई थिंक इस बात से अलाइंड है कि भाई डिटरमिनेंट में जहां पे भी हमें कोई भी मैट्रिसेस देखने को मिलेंगी वो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी, उसी का हमको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना होता है। बहुत ही बढ़िया, इतनी बात सबको क्लियर? एक बार क्लियर कर दो, फिर एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे फिर पूरा का पूरा चर्चा डिटरमिनेंट के अराउंड ही करने की कोशिश करते हैं। ओके ठीक है, बहुत ही शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट बस मैं यहां पे आपको और बता दूं। जैसे मान लो कि अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं ना, तो ये सिंबल किसका होता है? ये सिंबल आपका होता है मैट्रिक्स का, ठीक है।
ये सिंबल होता है मैट्रिक्स का। हमेशा डिटरमिनेंट कैलकुलेट किसका किया जाता है? हमेशा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट किया जाता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हो ना, किसी भी मैट्रिक्स का जब आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हो तो उसके सिंबल के लिए ना बस ऐसा मॉड टाइप का सिंबल लगा देते हैं। तो हो सकता है कभी जल्दीबाजी में मैं ऐसा बोल दूं कि इसका मॉड ए बताओ कितना होगा, क्योंकि दिखने में मॉड जैसा होता है। तो मैथमेटिक्स में जब तक हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तब तक अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ है या मॉड ए ऐसा बोलता हूं तो आप उसको डिटरमिनेंट ही मान के चलना, ठीक है। यहां पे भी आप बाहर चाहो तो 3x3 का सिंबल लगा सकते हो। तो आई थिंक सिंबल्स में क्लैरिटी हो गई। ये ब्रैकेट मैट्रिक्स, और जैसे आपने ये दो लाइन्स यहां पे खींच दी, ये डिटरमिनेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। इतनी बातें बहुत सारे लोगों को पता होंगी, जिनको पता है वो भी पेशेंस से सुनेंगे, जिनको नहीं पता है उनको पता चल जानी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की चर्चा करना शुरू करते हैं। तो अब स्पेसिफिकली बात हम लोग डिटरमिनेंट की करेंगे। ये भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आई गई कि भाई अब जब जो कुछ भी देखने को मिलेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटरमिनेंट के लिए देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट ये खुद ही बोल रहा है कि डिटरमिनेंट्स आर कैलकुलेटेड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। आई थिंक हम सभी लोग इस बात से अलाइंड हैं, हम सभी लोग अग्री करते हैं कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए कैलकुलेट किया जाता है। एक बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप सभी लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। अब हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलें आगे चर्चा करना शुरू करें। ओके चलो, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करिए। सभी लोग एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करिए, ठीक है। 4 ऑप्शंस मैं आपको देता हूं, आपको बताना है कि इसमें किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं हो सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शंस मैं आपको देता हूं, चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन फटाफट चूज करिए, ठीक है। मैं आपको 4 मैट्रिसेस देता हूं, 1 2, ये हो गया, इसको थर्ड कर लेते हैं, इसको फोर्थ कर लेते हैं। और आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत मजा आएगा आपको आज की क्लास में। ये देखिए 0 1 2 2 3 4 1 2 6, ठीक है। MSQ टाइप का पहला क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक ठीक आंसर आप सभी लोगों को देना है, ठीक है। 1 2 3 1 1 -1 0 0 0 1 2 1 2 2 1, ये आपका सी ऑप्शन हो गया और ये आपका डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। आपको बताना है इसमें किसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। नो पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। पूछा गया किसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में अपना रिस्पांस दर्ज कराइए फटाफट। इसमें से कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनका कि हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? ओके, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चैट की स्पीड देख के, अरे यार कुछ लोग ए और डी भी बोल रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो यार, ऐसा ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, ए एंड डी मत करो, ओके। कोई बोल रहा है सर बीडी को हम बीडी बोल दें और बोल देते हैं बीडी जले ले। तो भाई क्रिएटिविटी की तो कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और ना ही मैं क्रिएटिविटी पे रोक लगाऊंगा, आप लगा सकते हो जिसका जो भी मन है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे किसका किसका कैलकुलेट नहीं कर सकते हो यार? देखो जाहिर सी बात है यार, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर लिखते जाओ 3x3, तो इसका कैलकुलेट हो जाएगा। इसका आप देखिए 4 रोज हैं यहाँ पे और 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 4x3, तो इसका कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए 2x2 आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसका कैलकुलेट हो जाएगा। इसका आप देखोगे तो 2x3 आपको दिख रहा होगा, तो इसका कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए था? बी एंड डी। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं। तो डिटरमिनेंट से रिलेटेड ना पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1 by 1। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर हमसे पूछा जाएगा कि भाई हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, कुछ हमारे पास मेथड्स हैं क्या डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करने के, तो अब आइए ना मेथड्स पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अच्छा, जो मेथड्स की हम लोग चर्चा करेंगे ना, इसमें मैं आपको डिफरेंट मेथड्स बताने वाला हूं। केयरफुली आपको बहुत मेरी बात को सुनना है, बार बार मैं चीजों को रिपीट करूंगा, आप उसको दिमाग में एज अ थॉट प्रोसेस बिल्डअप करने की कोशिश करोगे। अच्छा, ऐसी मैट्रिक्स आएगी तो ऐसा हमें सोचना चाहिए, या फिर ये हमारा सोचने का नजरिया होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं 2x2 मैट्रिक्स की। अगर एक 2x2 मैट्रिक्स का हमको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट को हम लोग कभी कभार डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे डेल्टा आपको दे रखा है 1 3 2 4। अगर इस डेल्टा को कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए, यहां पे जो पहला वाला एलिमेंट दिख रहा है ना, इसको पकड़ लो। इसको पकड़ने के बाद डायगोनली यहां से चलो, तो आपको 1 × 4 की वैल्यू कितनी दिख रही है? तो 1 × 4 आपको मिल जाएगा, जो भी आप माइनस का साइन लगाइए, ठीक है। माइनस का साइन लगाने के बाद जो दूसरा एलिमेंट है 3 × 2 आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ कि सबसे पहले आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद जो दूसरी डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई कर लेना। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को आता होगा, तो मैं ये कैलकुलेट करके तो लिख देता हूं कि -2 आंसर आ रहा है, बट मैं ये जानना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि जब हम
2x2 का एक डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे थे, तब जब इसको आपने रिजॉल्व किया तो टोटल यहां पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट थे? तो आप बोलोगे कि सर जब हम 2x2 सॉल्व कर रहे थे तो यहां पे हमारे पास एक टर्म ये प्रेजेंट था, दूसरा टर्म ये प्रेजेंट था। यानी कि अगर हम किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या फिर डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमको कितने दिखते हैं? 2। इसी 2 को मैं चाहता हूं कि मैं 2 फैक्टोरियल लिख दूं सो दैट हम धीरे धीरे करके एक जनरल फॉर्मूले की तरफ बढ़ पाए। तो मैंने ये पहला स्टेटमेंट बोला कि अगर हमारे पास कोई 2x2 मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करना है? वो बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करके बाकी बचे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, वेरी वेरी सिंपल। बट मैं ये बोल रहा हूं कि जब आप 2x2 एलिमेंट को एक्सपैंड कर रहे हो, जब आप 2x2 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को कैलकुलेशन के लिए एक्सपेंशन लगा रहे हो तो टोटल टर्म्स कितने दिख रहे हैं? ये एक पहला टर्म हो गया, ये एक दूसरा टर्म हो गया। तो 2x2 मैट्रिक्स का जब एक्सपेंशन करोगे, जब डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो टर्म्स कितने दिखेंगे आपको वहां पे? फैक्टोरियल 2। चलिए आगे बढ़े, आइए सिमिलरली यही सेम चीज एक बार 3x3 में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं 3x3 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिखते हैं। देखिए आप सभी लोगों को यहां पे 3x3 की एक मैट्रिक्स दिख रही होगी, है ना, जिसका कि डिटरमिनेंट हमें कैलकुलेट करना है। इसमें जितने भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं उन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूं। जैसे कभी भी अगर आप 3x3 का अगर आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हो आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करते हो। सपोज मैं इसको एक रो के अलोंग एक्सपैंड करने की कोशिश करता हूं, इसका भी शॉर्टकट भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो अभी मैं यहां पे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना नहीं बता रहा हूं, ये सब तो हम लोग शॉर्टकट से कैलकुलेट करेंगे 3x3 वगैरह का। बट अभी यहां पे ना एक फॉर्मूला जस्ट हम डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको रो के अलोंग एक्सपैंड करने की कोशिश करता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इस 1 को फिक्स कर लूंगा, ठीक है। जैसे मैंने इस 1 को फिक्स किया, इसके करस्पॉन्डिंग जो रो होगा और जो कॉलम होगा वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसको ऑब्सोलीट कर लेंगे, हटा देंगे, मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? +1, जो भी आपने एलिमेंट चूज किया था। अगर आप इस कॉलम और इस रो को हटा दे रहे हो तो आपके पास एक 2x2 की ही तो मैट्रिक्स बच रही, और इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो कितना मिल जाएगा? 1 × 3 यानी कि 3 - 2, ठीक है। ये हम लोगों ने सबसे पहला एलिमेंट लिख दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत ऐसा लिखने में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, +1 3 - 2, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूं, सेकेंड वाले को लेता हूं, इस वाले एलिमेंट को मैंने चूज किया। देखो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को मैंने हटा दिया। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को अगर मैं हटाऊं तो हमें यहां पे 2 - 1 और 2 3 का एक डिटरमिनेंट दिख रहा होगा जो कि 2x2 का है, ठीक है। इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करिए। देखिए इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? 2 - 1 2 3, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लो, 6 - 2 मिल जाएगा। मैं आंसर पे अभी कंसर्न नहीं हूं, बट इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है? इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस वाले 1 को चूज कर रहे हो तो बीच में आपको माइनस का साइन लगा देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मिल जाएगा 6 - 2, ऐसा करके आपको यहां पे एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। सही बात है ना, ऐसे एक्सप्रेशन मिलेगा। चलिए लास्ट वाले पे चलते हैं एक बार हम लोग। लास्ट वाले को अगर हम लोग देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को मैं हटा देता हूं। ऐसा करने से जो हमारे पास डिटरमिनेंट रेडी होगा वो हो जाएगा 2 1 -1 और 1 का, है ना। अब देखिए क्योंकि यहां पे आपने 4 के करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपैंड किया था तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाने की वजह से क्या हम यहां पे +4 लिख लें? एब्सोल्युटली +4 लिखा और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 - -1। मेरे यहां पे सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने की कोशिश करूं तो देखिए मुझे टर्म्स कितने मिल रहे हैं? पहला 3 -2, ठीक है। माइनस का सपोज मैं साइन लगा देता हूं, अंदर हमें दिख रहा है 6 + 2। यहां पे अगर मैं 4 लगा दूं, अंदर मुझे दिख रहा है 2 + 1। तो आप टोटल काउंट कर सकते हो क्या कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने प्रेजेंट है? ये हो गया 3 - 2, इसको मैंने माइनस का साइन, चलो इसको प्लस कर लेते हैं, इसको -6 - 2 कर लेते हैं और इसको प्लस करके 8 + 4 लिख लेते हैं। जरा एक बार टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आप काउंट करेंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यानी कि अगर आज के बाद आपने कभी भी 3x3 के मैट्रिक्स को एक्सपैंड करके उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने की कोशिश की तो आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख जाएंगे? 6 विच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। तो एग्जाम में एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया जिसका कि अब आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। इसका हम आंसर नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ एक थ्योरी डेवलप कर रहे हैं। बाकी 3x3 का मैं शॉर्टकट अभी आपको बताने वाला हूं, उसके बाद शॉर्टकट की ही बारी है, ठीक है, कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे 3x3 का। तो मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताना। सपोज
मेरे पास कोई n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है। उस n क्रॉस n के मैट्रिक्स का अगर मैं डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं उसको एक्सपैंड करूंगा। एक्सपैंड करने के दौरान कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, बिल्कुल क्लियरली सही से आंसर देना। अरे बोलो भाई, बहुत ही शानदार। देखिए क्या सेम चीज यहां पे लिखा गया है, एक बार चेक करिए आप सभी लोग फटाफट और वेरीफाई करिए क्या सेम स्टेटमेंट मैंने आपको दिया। इस स्टेटमेंट पे भी गेट में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर कभी स्टेटमेंट पे अब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है वो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का पार्ट हो, क्योंकि अदरवाइज एक सिंगल स्टेटमेंट गेट आपसे नहीं पूछेगा, 4-5 स्टेटमेंट्स आपको लीनियर अलजेब्रा के देगा, उसमें से शायद एक आधा स्टेटमेंट ये भी होगा। तो एक बार इसको पढ़िए और बताइए। फॉर एन क्रॉस एन डिटरमिनेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर द एक्सपेंशन इज फैक्टोरियल एन। तो आपके दिमाग में यार होगा सर मैक्सिमम नंबर क्यों लिखा? देखो मैक्सिमम नंबर इसलिए लिख दिया क्योंकि हो सकता है कि कोई मैट्रिक्स आप सॉल्व कर रहे हो और यहां पे ये वाला एलिमेंट जीरो हो जाए, है ना, और अगर ये वाला एलिमेंट जीरो हो गया तो फिर ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो फिर जीरो को हम एक सिंगल टर्म की तरह काउंट नहीं करेंगे, है ना। तो जब भी हम मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि टोटल जितने भी यहां पे आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो सारे के सारे एलिमेंट नॉन जीरो है। ठीक है, बात समझ आ गई ना सभी लोगों को? तो इस वजह से जब भी आप ये स्टेटमेंट देखोगे ना, या एग्जाम में कभी भी ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो यहां पे ना ये मैक्सिमम नंबर अलग से लिखा रहेगा। इस वजह से ना मैंने इसको अलग से बॉक्स में बंद कर रखा है, तो मैक्सिमम नंबर से आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। ओके फाइन, कोई डाउट है किसी को यहां तक? बताओ। इसके बाद शॉर्टकट तुरंत डिस्कस करते हैं। 3x3 का शॉर्टकट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होता है, उसकी चर्चा भी फटाफट हम लोग करके खत्म करते हैं। ओके फाइन। 4x4 की भी मैं बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 4x4 की भी टेक्निक देखो, मैंने पहले आप लोगों को बताया ना कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के गेट में पूछे जाते हैं ना वो हमको कवर करने। जैसे अगर यही डिटरमिनेंट अगर आप IIT-JEE के लिए पढ़ रहे होते या यही मैट्रिक्स अगर आप IIT-JEE के लिए पढ़ रहे होते तो फ्लेवर इसका डिफरेंट होता। प्रोबेबिलिटी जब आप IIT-JEE के लिए पढ़ते हो फ्लेवर डिफरेंट होता है। इंटीग्रेशन जब आप IIT-JEE के लिए पढ़ते हो डिफरेंट टेम्पलेट वहां पे होता है। तो एग्जाम का टेम्पलेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं आप कोई रिडंडेंट चीजें तो नहीं पढ़ जा रहे हो। तो 4x4 भी आपको बताऊंगा, बहुत सारी टेक्निक्स बताऊंगा कैसे ऑर्थोगोनैलिटी चेक करके आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो उसके डिटरमिनेंट की, कैसे आप वहां पे कुछ सर्टेन पैटर्न को पहचान के डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। सारी बातों पे आते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कोई भी जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, सेकंड ईयर वाले हैं, कोई भी है, सबको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जो गेट का एग्जाम देने वाले सबको समझ में आना चाहिए, इसमें कोई हाई फाई चीज चली नहीं रही। चलिए ठीक है, ओके। अब आते हैं कुछ स्पेसिफिक डिटरमिनेंट्स को पहचानना, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक डिटरमिनेंट्स को पहचानते हैं और उनका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम देखें, बहुत बार हमारे सामने क्या होगा ना, एक डायगोनल डिटरमिनेंट हमारे सामने प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, डायगोनल डिटरमिनेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये मैंने खुद यहां पे लिख दिया। एक्चुअली होता क्या है, डायगोनल हमेशा मैट्रिक्स होती है और उस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। बट ठीक है, ये मेरे और आपके बीच की बात है, तो मैंने डायगोनल डिटरमिनेंट वर्ड यूज कर लिया सो दैट डिटरमिनेंट में ही हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए, उससे हमारे दिमाग पर ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे आप पहचानोगे कि कोई डिटरमिनेंट डायगोनल है या नहीं। तो सबसे पहले आप उसके प्रिंसिपल डायगोनल को देखिए। प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए। क्या मैंने बोला, एक बार फिर से मेरी बात को सुनिए। मैं बोल रहा हूं प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के कुछ एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, कुछ नॉन जीरो भी हो सकते हैं। सेकेंड, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो अगर कभी भी आप एक डायगोनल डिटरमिनेंट आइडेंटिफाई करते हो ना, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वही डायरेक्टली आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके दे देता है। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन करोगे इस पे इमीडिएटली फटाफट। चलो एक क्वेश्चन करो, इसका आंसर निकाल के बताओ इसका डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। 4x4 बोल रहे थे ना, ये लो 4x4। ठीक है, चलिए आपके सामने मैंने एक मैट्रिक्स मेंशन कर दिया, इसका आप मुझे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके बताइए। ओके, बताइए इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा। मॉड ए लिख सकते हो आप, डेल्टा लिख सकते हो, फटाफट एवरीवन आंसर। बाप रे बाप, 24। क्या किया आपने? डायगोनल डिटरमिनेंट आइडेंटिफाई किया। आपको क्या करना है, ये लो, ये लीजिए, ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, इनको आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना आ गया? 24, है ना।
सर क्या डिटरमिनेंट नेगेटिव भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई। डिटरमिनेंट का मतलब ये मत समझ लेना कि सर मॉड का साइन लगा हुआ है तो सिर्फ पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इस पहले एलिमेंट को -1 कर देता तो उस केस में डिटरमिनेंट हमारा क्या हो जाता? -24। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि डिटरमिनेंट में भाई मॉड जैसा साइन लगा हुआ तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। मॉड जैसा साइन है, मॉड थोड़ी है, ये तो डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है बात सभी को? तो आगे से कभी भी डायगोनल आपको डिटरमिनेंट दिखेगा, आप सिंपली उनके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, बताओगे उसका आंसर? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका आंसर बताइए। ठीक है, एक स्टेटमेंट बोलता हूं, बस आप बताना ट्रू या फॉल्स। इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, इफ एनी एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज 0 देन डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी 0। हाँ या ना में आंसर बताइए। ट्रू 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 ट्रू, परफेक्ट। चलो ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया। अब अगला आपका होता है अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट। अगेन मैं रिपीट करता हूं, अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, बट ठीक है, अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट को पहचानना कैसे? तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, प्रिंसिपल डायगोनल को फिक्स कर लीजिए। फिक्स कर लिया आपने। जब आप अपर ट्रायंगुलर की बात करते हो ना, तो प्रिंसिपल डायगोनल फिक्स करिए, उसके नीचे के सारे एलिमेंट स्ट्रिक्टली 0 होने चाहिए, और ऊपर के सारे एलिमेंट इंक्लूडिंग प्रिंसिपल डायगोनल सारे एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, है ना। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल और उसके ऊपर के एलिमेंट पे कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस वो बोल रहा है कि भाई तुम सब इकट्ठे 0 मत हो जाना, नहीं तो वैसे ही नल बन जाएगा। हाँ, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रिक्टली 0 होने चाहिए। क्या ये बात सभी को क्लियर है? एक बार हाँ ना में जवाब दीजिए, आगे बढ़ते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। अब इसके देखो सेम चीज लिखिए, एलिमेंट बिलो प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी 0। बिल्कुल सही बात है। साथ के साथ बोल रहा है एलिमेंट्स अबव प्रिंसिपल डायगोनल इंक्लूडिंग डायगोनल शुड नॉट बी ऑल 0, है ना। तो ये स्टेटमेंट्स ना आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे, ये जो ऑल 0 टाइप का आपको स्टेटमेंट दिख रहा है ना। अच्छा, एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना स्टेटमेंट बेस्ड, तो एक एक स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ा करो। इस वजह से मैं स्टेटमेंट्स पे भी थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं, थोड़ा सा गौर कर रहा हूं। स्टेटमेंट्स भी हमको क्लैरिटी के साथ पता होने चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस केस में भी अगर आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है ना, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? कर लेंगे सभी लोग इसको? एक क्वेश्चन करोगे? चलो एक क्वेश्चन करो फटाफट, जल्दी से, बस आप मुझे उसका आंसर कैलकुलेट करके बता दो, उसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, चलो बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए अगर हम इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको आइडेंटिफाई कर लो कि क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है भी। अगर आप नोटिस करने की कोशिश करें तो देखिए, ये रहा आपका प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल आपका रहा। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट स्ट्रिक्टली 0 हैं, ऊपर के सारे एलिमेंट इकट्ठे 0 नहीं होने चाहिए, है ना। तो इस केस में आप सिंपली क्या करोगे, अगर आपको इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना ही है तो आप इसमें सिंपली इन सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? -1 आ रहा, -1। ठीक है, चलो सिमिलर तरीके से आपका एक लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट होता है। लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट की डेफिनेशन बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है अपर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट से। कैसे इसको डिफाइन करोगे? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को फिक्स कर लो। ठीक है, ऊपर के सारे एलिमेंट स्ट्रिक्टली 0 होने चाहिए, बाकी जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है और उसके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो इकट्ठे 0 ना हो जाए, बस ये लोअर ट्रायंगुलर में आपको करना होता है। इस केस में भी जो आपका डिटरमिनेंट आता है वो आपके डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर आता है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल कैटेगरीज आपको क्लियर हो गई, जैसे कभी डायगोनल दिखा, कभी अपर ट्रायंगुलर दिख गया, कभी लोअर ट्रायंगुलर दिख गया, तो वहां पे कुछ नहीं करेंगे, कोई एक्सपेंशन नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, कहानी वहां पे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके चलो, अब जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि सर 3x3 मैट्रिक्स का कोई शॉर्टकट होता है क्या? क्या हम डायरेक्टली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बिना कोई एक्सपेंशन किए, बिना कोई फैंसी तरीका लगाए? तो आइए अब हम लोग शॉर्टकट की बात करते हैं। तो पहले शॉर्टकट से भी पहले 2 सेकंड का पॉज लीजिए, पानी वानी पियो, और एक बार चैट बॉक्स में रेडी लिखो कि सर शॉर्टकट के लिए रेडी। जल्दी से 3x3 का बताइए, और ये भी बताइए कि क्या ये शॉर्टकट हम 4x4 में लगा दें, 5x5 में लगा दें, 6x6 में लगा दें, या किसी भी तरीके के मैट्रिक्स में, किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? ओके, चलो शुरू करते हैं 3x3 का शॉर्टकट।
डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आप समझेंगे, अगले क्वेश्चन में आप बताएंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, पहले उसमें समझ लीजिए कि मैं क्या समझा रहा हूं, अगले क्वेश्चन में आप डायरेक्टली उसको खुद से अप्लाई कर लेना। ओके, देखिए जैसे हमसे पूछा गया है, ये हमारे सामने एक मैट्रिक्स दे रखी है और पूछा गया इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करिए। तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए देखिए, इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, उसको तो पहले एज इट इज ही छाप दो, जो दिख रहा है उसको छाप दो, 1 2 1, और यहां पे आपको दिख रहा होगा 2 3 1, है ना। तो देखिए ये एलिमेंट्स मैंने एज इट इज यहां पे छाप दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम दिख रहा है ना, उसी को आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए इसके आगे, ठीक है। तो अगर मैं इसके पहले कॉलम की बात करूं तो वो था 0 1 3, अगर मैं इसके दूसरे कॉलम की बात करूं तो ये था 1 2 1। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी को समझ में आना चाहिए। चलिए इतना हमने कर लिया। अच्छा, डिटरमिनेंट जो आप कैलकुलेट करते हो तो ये हो गया डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का पहला वर्ड आपको क्या दिख रहा है, डी। डी से आप हमेशा याद रखना डाउन, है ना। यानी कि आपको ये जो भी असेंबली ऑफ वर्ड्स दिख रहा है, असेंबली ऑफ आपको लेटर्स दिख रहा है, असेंबली ऑफ नंबर्स दिख रहा है, इसमें पहला एलिमेंट आप फिक्स करो। फिक्स करने के बाद आपको कहां जाना है, डाउन जाना है। कैसे डाउन जाओगे, ये देखो डायगोनली गया यहां पे हम लोग डाउन, शिफ्ट करो अगले एलिमेंट पे, यहां से डाउन जाओ, शिफ्ट करो अगले एलिमेंट पे, यहां से डाउन जाओ। इस वाले एरो को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, और इन तीनों को आपस में ऐड अप कर दो। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 0 2 1 का मल्टीप्लीकेशन 0, 1 3 3 का मल्टीप्लीकेशन 9, 2 1 1 का मल्टीप्लीकेशन 2। ये तो मिल गया हमें पहला, ठीक है। अब सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले में अगर आप नोटिस करो तो अगर आपने सबसे टॉप एलिमेंट चूज कर लिया था, यहां पे सबसे बॉटम चूज कर लो। ये देखो यहां से यहां गए आप, इन सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहां से यहां गए, इसको मल्टीप्लाई करना है, यहां से यहां गए, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये जो आपको पिंक कलर के सारे एरोस दिख रहे हैं ना, इसको भी आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 12। 3 दूना 6 दूना 12, इसको हमने लिख लिया 12, प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 3 इंटू 0, ये तो 0 ही हो गया। लास्ट में 1 इंटू 1 इंटू 1, ये मिल गया आपको 1। तो जो डेल्टा आपको यहां से मिल रहा है ना, वो कितना मिल जाएगा, 11 माइनस 13 इक्वल टू -2। चेक करिए क्या आप सभी लोगों को ये तरीका समझ में आ गया। हाँ, डेमो लेक्चर में ये टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी। तुषार बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, तुषार बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। डेमो लेक्चर में मैंने आपको इनवर्स कैलकुलेट करना और डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन दोनों चीजें सिखाई थी, सेम टेक्निक से मैंने आपको वहां पे बताया था। परफेक्ट, आ गया ना। तो ये विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हो यार ना, आपको कुछ चंद सेकंड लगेंगे जिसमें कि आप ये डेल्टा की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जितने भी लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वगैरह वाले होंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे ना, आपको ये एप्लीकेशन आपको अपने सब्जेक्ट में भी देखने को मिलेगा। जैसे कंट्रोलेबिलिटी वगैरह आप पढ़ोगे या पावर सिस्टम वगैरह में भी आपको इनवर्स वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती क्विकली, तो आप ये वहां से इमीडिएटली पिकअप कर सकते हो। परफेक्ट, अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे, कितना टाइम दे दें। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, और इसके लिए मैं आपको चलो 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं, ठीक है। 30 सेकेंड में बिल्कुल कॉपी पे चित्र बन जाना चाहिए, ठीक है। सारी की सारी जो आर्ट बनाने की आपकी हसरत आपके दिमाग में है ना, सारी इस क्वेश्चन में निकाल दो। बहुत ही जल्दी, बहुत क्विकली आंसर मुझे चाहिए चैट बॉक्स में, ठीक है। 1 2 2 2 1 2 2 2 1। थैंक यू सो मच यार। एन उपाध्याय बोल रहे हैं कि सर मैंने आपसे कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था, 1 नंबर, बहुत मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया यार, आप लोगों का जो अप्रिशिएशन होता है वो हमें थोड़ा और मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जो लोग आखिरी बार पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग जितनी बार भी पढ़ रहे हैं, सभी का ये आंसर आना चाहिए। ओके, 5 5 5 5 5 5 आ गया। चलो कैलकुलेट करते हैं, आई थिंक सही आया होगा, आप लोगों का आया है तो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका 1 2 2, यहाँ पे आप कर लीजिए 2 1 2, यहाँ पे कर लीजिए 2 2 1। पहला कॉलम दूसरा कॉलम उठा के इधर छाप देना है। क्या कर देना है, छाप दो इसको एज इट इज ही, 1 2 2 2 1 2, छाप दिया। डिटरमिनेंट में पहला वर्ड आपको क्या दिख रहा है, डी। डी का मतलब क्या होता है, डाउन। डाउन जाने के लिए ये हमने बनाया यहाँ पे, और अब चलते हैं हम लोग डाउन। ये लो डाउन चल रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं ना, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 1 इंटू 1 इंटू 1 आपको मिल जाएगा 1। नेक्स्ट वाले में देखो आपको ये मिल जाएगा 8। अगले वाले में आप देखिए यहाँ पे भी आपको मिल गया 8, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। सबसे नीचे वाला एलिमेंट यहाँ पे पकड़ेंगे, सबसे नीचे वाला एलिमेंट आइए यहाँ पे पकड़ते हैं। ये लो, यहाँ से आपको जाना है ऊपर की तरफ, यहाँ से आपको जाना है ऊपर की तरफ, यहाँ से आपको जाना है ऊपर की तरफ। ये एरो मैं यहाँ पे बाद में शो कर देता हूँ। ये लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे आपको कितना दिखेगा, 4। कितना दिख गया, 4। इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना 4। लास्ट वाली मल्टीप्लाई करिए 4। देखो कितना मिल गया, 8 8 16 और एक 17। 17 में से 12 घटा दोगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा यार, 5। कितने लोगों का 5 आ गया था,
हाउ टू मैनेज कॉलेज एग्जाम्स एंड गेट प्रिपरेशन। तो कल इसी टॉपिक पे गेट वाला इसी इलेक्ट्रिकल चैनल पे आपके फेवरेट सतीश सर, बाबा सर बिल्कुल इसी टाइटल पे आपके लिए सेशन लेके आ रहे हैं। शानदार तरीके से एक एक चीज वो वहां पे एक्सप्लेन करेंगे और वो खुद बताएंगे कि उन्होंने अपने टाइम में ये चीज कैसे मैनेज की थी। ठीक है, तो जो आपके पेन पॉइंट होते हैं वो हमें पहले से ही पता होते हैं। सारे सेशन, सारे प्रॉब्लम्स के इशूज हम लोग वन बाय वन आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल करोगे। एक सवाल और करें इस पे, आ जाओ एक सवाल इस पे और कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसमें भी आपके अंदर की जितनी भी हसरत बची हुई है आर्ट बनाने की ना, बना डालो इसी में फटाफट। हाँ, तभी मैं कह रहा था, देखो सुहेल भी बोल रहे हैं कि सर इसीलिए आप बोल रहे थे कि प्रोबेबिलिटी बनाएगी। भाई वो तो आनी है ना, हम भी तो कभी आपके जैसे ही थे। सास भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था। सभी का आंसर आना चाहिए ना, प्रॉपर टाइम लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत सारे लोग शायद सेम क्वेश्चन कई बार पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो वो लोग भी आंसर बता रहे हैं। बट जो लोग पहली बार भी कर रहे हैं ना भाई, उनको भी सेम आंसर देना है यार, है ना, सेम आंसर आप लोगों को देना है। ओके, बिल्कुल यार, बड़े भाई जैसे हैं। ठीक है, जो मानना मान सकते हो, बड़ा भाई मान सकते हो, टीचर मान सकते हो, सीनियर मान सकते हो, बट सिर्फ मानने से कुछ नहीं होगा यार, है ना। मानने के साथ साथ आपको बड़े भाई या छोटे भाई वाला फर्ज भी निभाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए चाहिए भाई रैंक। ओके, चलो यहां पे भी देखो सेम चीज करते हैं। पहले तो ये मैट्रिक्स के एलिमेंट उठा लेते हैं। 2 1 1 इसको उठा लिया, ये हो गया 5 4 2 इसको उठा लिया। पहला कॉलम दूसरे कॉलम को क्या करना है, छापना है। आइए इसको छाप देते हैं एज इट इज। ये हो गया आपका 1 3 1, ये आपका हो गया 2 1 1। अच्छा, कितने लोगों को अब बहुत ज्यादा आसानी हो जा रही है 3 क्रॉस 3 में कि सर अब बहुत जल्दी कर लेंगे, कैसा भी 3 क्रॉस 3 आ जाएगा, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। देखो डिटरमिनेंट में पहला वर्ड क्या है, डी का मतलब है डाउन। पहला एलिमेंट फिक्स किया, नीचे की तरफ चलते चले गए। उसके बाद यहां से आए, नीचे की तरफ चलते चले गए, यहां से आए, नीचे की तरफ चलते चले गए। ओके, ये लीजिए, नीचे मैंने एरो आप लोगों के लिए बना दिया। अब क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आपको मिल जाएगा 2। इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आपको मिल जाएगा 8। लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करिए, आपको मिल जाएगा 15। ठीक है, माइनस का साइन हम लोग लगाएंगे। फिर ये वाले एलिमेंट को पिक करेंगे। इस वाले एलिमेंट को अगर हम लोग पिक करें, और यहां पे मैं डॉट का थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। ये लो, कलर्स बड़े कम है यार इसमें आज। ठीक है, ये लीजिए, ऊपर ऊपर ऊपर। ठीक है, इस बार आपको ऊपर ऊपर की तरफ चलते चले जाना है। ये देखिए, यहां से आपको क्या मिल गया, 5। यहां से आपको क्या मिल गया, 4। यहां से आपको क्या मिल गया, 12। ठीक है, तो ये आपको यहां से मिल जाएगा 25 माइनस 17 4 21। आपको आंसर मिल जाना चाहिए था 4। ठीक है, थैंक यू सो मच यार। जेनित्सु बहुत ही पुराने स्टूडेंट हैं मेरे, बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यार, आप यहां पे भी आए हो हमारा सेशन देखने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। ओके, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो कौन कौन से तरीके हमारे पास डेवलप हो गए, 2 क्रॉस 2 का कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 क्रॉस 3 में कुछ बाइफर्केशंस मैंने आपके लिए बनाए। डायगोनल अगर आपको दिखता है, अगर आपको कहीं पे अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दिखता है, या फिर कोई भी जनरल दिख जाता है, तो 3 क्रॉस 3 में कोई इशू नहीं है। आप बोलोगे कि सर 4 क्रॉस 4 में हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए 4 क्रॉस 4 में भी अगर डायगोनल आता है डायरेक्ट कर देना, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर आता है डायरेक्ट कर देना। बट ये जो शॉर्टकट है, ये कभी भी आप 4 क्रॉस 4 में गलती से भी मत लगाना। ठीक है, ये जो शॉर्टकट वैलिड होता है, दिस शॉर्टकट इज ओनली वैलिड फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अगर इससे ज्यादा बड़ी मैट्रिक्स में लगाओगे गलत हो जाएगा। तो इससे ज्यादा बड़ी मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे करना है उसके तरीके पे भी आते हैं, धीरे धीरे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबको ये बात क्लियर हो गई। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दो, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स के लिए क्या कभी गलती से भी ये शॉर्टकट लगाओगे, हाँ या नहीं। 5 क्रॉस 5 के लिए क्या कभी गलती से ये शॉर्टकट लगाओगे, हाँ या नहीं। 6 क्रॉस 6 के लिए कभी भी गलती से ये शॉर्टकट लगाओगे, हाँ या नहीं। तो आप सभी का जवाब होना चाहिए कि सर नहीं लगाएंगे। ठीक है, नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके। अब क्या करता हूं ना, आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न बताता हूं ना। एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है जिस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग पैटर्न एक बार आप लोग नोटिस करने की कोशिश करिए। इसको हम लोग कंसेप्ट ऑफ रोटेशन बोलते हैं ना। तो ये गेट वालों का बड़ा फेवरेट है, काफी बार घुमा फिरा के ना इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 1
और इसके बाद मैं लिखता हूं यहां पे अल्फा। सपोज अगर मैं ऐसा इमेजिन करूं कि ये अल्फा इधर की तरफ भागता हुआ जा रहा है और 1 इधर की तरफ भाग रहा है, तो अगली लाइन में क्या होगा, अल्फा इधर आ चुका होगा और 1 इधर आ चुका होगा, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका जरा डिटरमिनेंट तो कैलकुलेट करके बताओगे, तो आप बोलोगे सर क्या बच्चों ऐसी बात कर रहे हो, ये तो ये लीजिए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आपके सामने रहा। मैं अब आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं, बिल्कुल अलाइंड हूं मैं आपकी बात पे। बट मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जो कंसेप्ट ऑफ रोटेशन है इसको हम हायर ऑर्डर्स के लिए रेप्लिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कैसे हायर ऑर्डर्स के लिए इसको रेप्लिकेट करेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये इसका ऑर्डर था 2x2। अब मैं इवन ऑर्डर में ही चल रहा हूं, मतलब मैं 4x4 में चलने की कोशिश कर रहा हूं। ये लीजिए एक 4x4 का मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स में कुछ इस तरीके से चूज करता हूं कि ये एक्सट्रीम एलिमेंट 1, ये एक्सट्रीम एलिमेंट अल्फा, बीच में 2 0 0 हमने डाल दिए। अब इस 1 और अल्फा को एक दूसरे की तरफ जाने का मौका देते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, 1 यहां रहता है, अल्फा यहां पे रहता है, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से अगर मिलने के लिए बेताब है तो एक दूसरे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि ये अल्फा मूव करके यहां आएगा, 0 यहां कर देते हैं, ये 1 मूव करके इधर आ गया, इसको हम यहां पे 0 कर देते हैं, ठीक है। 1 और अल्फा मिल गए। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हो तो मिलने का बहुत मन करता है, मगर जब मिल जाते हो तो फिर क्या करता है, फिर साथ में रहने का मन नहीं करता, फिर लगता है कि यार चलो छोड़ो हटाओ, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये वापस से एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये अल्फा यहां पे आ गया, ये 1 यहां पे आ गया, 0 0, है ना। डायरेक्शन सेम है, अल्फा इधर की तरफ ही भागेगा, 1 इधर की तरफ ही भागेगा, तो ये अल्फा भागते भागते यहां पहुंच गया और ये 1 यहां पहुंच गया। कितने लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया, जल्दी से बताइए। कुछ लोग चैट बॉक्स में ये बोलते हैं कि सर ये क्या रिलेशनशिप की बात करते हो, क्या करते हो, हम तो सिंगल हैं सारे के सारे, तो सर हमारा मजाक क्यों उड़ाते हो। तो भाई जितने भी सिंगल लोग हैं उनके लिए तहे दिल से सॉरी, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है तो थोड़ा रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लेना पड़ता है, तो सिंगल लोगों से मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है। मुझे पता है आप में से 99% लोग सिंगल ही होंगे, ओके, तो आप लोगों से पहले ही सॉरी, पता लगा बुरा मान जाओ, तो इसीलिए पहले से डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं। चलिए अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, ऊपर आपका 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है। अब यहां पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप 1 माइनस अल्फा स्क्वायर लिखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। समझ गए ना सभी लोग, ठीक, पैटर्न समझ में आ गया ना सभी लोगों को, बहुत ही बेहतरीन। अगर ये पैटर्न समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में हाँ लिखो, एक बार मैं ना थोड़ी सी हिम्मत करके 6x6 में भी ये पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ओके। कोई बोल रहा है सर ये आपका डिस्क्लेमर हमारा दुख कम नहीं कर सकता, तो यार देखो अब 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। एक ऑप्शन आप लोग खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई 99% हम लोग सिंगल हैं, सर हमारा कुछ करवाइए। तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप गेट की तैयारी करिए, ठीक है। गेट की तैयारी करोगे तो अच्छी रैंक आ जाएगी, अच्छी रैंक आएगी तो या तो पीएसयू मिलेगा या तो एमटेक के बाद सीधे पैकेज ही अपना 40 45 50 लाख से आप स्टार्ट करोगे। उसके बाद क्या होगा आपको पता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप पर्दे के पीछे छुपे रहोगे और आपके लिए रिश्ते वाले आएंगे देखने के लिए, है ना, फोटो लेके, फोटो देख देख के आप उसको शर्माओगे। तो अगर ये सारा जो एक्सपीरियंस है वो आप फील करना चाहते हो तो उसके लिए गेट तो निकालना पड़ेगा यार, है ना। तो दुख कम तो नहीं मैं आपका कर सकता, बट हाँ आपको रास्ता बता सकता हूँ जिससे आपका दुख कम हो जाएगा, ठीक है, फाइन। चलो तो भाई वो शर्माने का जो मौका है ना सबको नहीं मिलता है, आपको मिलेगा तभी जब आपके घर मेहमान आएंगे, मिठाई का डब्बा लेके आएंगे और साथ में एक फोटो भी लेके आएंगे, ठीक है। तो अब इससे बड़ा मोटिवेशन क्या दूं यार पढ़ाई का, तब भी नहीं पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई मोटिवेशन हो सकता है। चलो शुरू किया जाए आगे। 6x6 में आइए अप्लाई करने की इसको कोशिश करते हैं। ये लीजिए यहां पे कर लेते हैं 1, ये कर लेते हैं 0 0 0 0 अल्फा। चलो अब और ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गई, ठीक है। अब एक दोनों को एक दूसरे की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए 0, ये 1 हो गया, 0 0, ये अल्फा कर लीजिए, ये 0, फिर से थोड़ा और करीब इनको लेके आओ, 1 अल्फा 0 0, थोड़ा अच्छा ये एरो में बना देता हूँ आपको समझाने के लिए कि कौन किस तरफ जाना चाहता है, ठीक है। 0 अल्फा 0 0 1 0 और इधर लेके आओ, हो गया क्या, अल्फा 1 0 0, ठीक है। अल्फा तो भाई इधर ही जाना चाहेगा, 0 अल्फा 0 0 1 0 और फाइनली
अल्फा 0,0,0,0,1, ठीक है, ये बन गया आपका। अब बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, कोई बताना चाहेगा, कोई लेगा रिस्क इसको बताने का? आप बोलोगे सर अब तो रिस्क वाली कोई बात ही नहीं है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब। एक क्वेश्चन करोगे, समझ गए ना? तो ये स्पेसिफिक पैटर्न्स यार आइडेंटिफाई करना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेसिफिक पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने लग गए तो फिर आपको पता रहेगा कि मुझे डिटरमिनेंट में खेलना कैसे। आज के जो टॉपिक उसका नाम ही है लेट्स प्ले विद डिटरमिनेंट, है ना? तो खेलना सीखना आज की क्लास में। हमें वो रूटीन तरीके फॉलो नहीं करने कि भाई डिटरमिनेंट आ गया घिस रहे हैं वहां पे लगे हुए हैं, नहीं नहीं, पैटर्न देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और तरीका एक फॉलो करते हैं। ओके हाँ, ये सिर्फ इवन ऑर्डर मैट्रिक्स पे ही लगेगा, जैसे 2x2, 4x4, 6x6 ऐसे पे ही लगाना है ना। 8x8 पे भी आप लगा सकते हो, मगर ऑड ऑर्डर पे ऐसा मत लगाना, क्योंकि ऑड ऑर्डर में क्या होगा ना, आप रोटेशन करवा नहीं पाओगे, 1 और अल्फा को ना बीच में कभी नहीं मिला पाओगे। इस वजह से ये हमेशा इवन ऑर्डर की तरफ लगता है। यार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मिलोगे भी तो, मिलोगे ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? तो मिलना एक बार जरूरी है, बाद में भले बिछड़ जाओ, बट एक बार तो बीच में मिलना जरूरी है, ठीक है? इस वजह से सिर्फ और सिर्फ आपका इवन ऑर्डर पे लगता है। चलो एक सवाल आपको करवाते हैं, ठीक है? अच्छा, सेम चीज मैंने आपके लिए टाइप भी करवा रखी है, तो आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी ना, तो ये जो टाइप मैंने करवा रखा है ये आप एक बार गो थ्रू भी कर लेना। सेम ही चीज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है ना, यहाँ पे भी देखो एरो वगैरह बने हुए हैं, तो आप इसको गो थ्रू कर लेना, नॉट एन इशू, ठीक है? एक सिंपल सा मैं आपसे बस सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मुझे जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करके बताना, ठीक है? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपको ना एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, ऐसी मैट्रिक्स दी हुई है, ओके? गलत आंसर कोई नहीं बताएगा। 1 0 0 बीटा 0 1 बीटा 0 0 बीटा 1 0, बीटा को इधर ले आते हैं, 0 0 0 1 ही हो गया, ठीक है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0 फॉर ऑल बीटा ग्रेटर देन 0। ऑल नहीं लिखते, फॉर बीटा ग्रेटर देन 0 कैलकुलेट बीटा। चलो जल्दी से आंसर बता दो भाई, बीटा कितना आएगा? गलत मत करना, ओके? हाँ, बाकी सारे टर्म 0 होने चाहिए भाई, है ना? जो फॉर्मेट बता रहा हूं ना, स्ट्रिक्टली वही फॉर्मेट आपको बताना है, फाइन? एक आपको मैट्रिक्स दे दिया है, बोला है इसका मॉड ए हमेशा 0 है, और उसके साथ साथ बोल रहा है कि जिसके लिए भी 0 है वो बीटा हमेशा आपका कैसा है? बीटा हमेशा पॉजिटिव है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा बीटा होगा जिसपे ये डिटरमिनेंट आपको 0 देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग बताओगे कि सर इसका डिटरमिनेंट तो हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया, साफ साफ हमको दिख रहा था कि 1 माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर आना चाहिए था। तो यहां से तो एक्चुअली बीटा की वैल्यू +-1 आ रही थी। तो जल्दीबाजी में आप +-1 टिक नहीं करेंगे यार, आपको ना क्वेश्चन की लैंग्वेज भी एक बार देखनी है। इसने बोला है कि बीटा सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, तो -1 को इमीडिएटली इग्नोर करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ +1 होगा। अगर इसी क्वेश्चन में वो बीटा को ग्रेटर देन 0 नहीं रखता तो बीटा के यहां पे 2 पॉसिबल आंसर्स हो सकते थे, एक +1 और दूसरा -1 भी हो सकता था, ठीक है? सिमिलरली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को वो क्या कर सकता है, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब वो ऐसा रख देता, मॉड ए इज इक्वल टू 2 फॉर बीटा ग्रेटर देन 0 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा। तो यहां 0 की जगह पे शायद 2 आता, फिर हम इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते, फिर हम आंसर बताने की कोशिश करते। तो ऐसा एक पैटर्न गेट के एग्जाम में बहुत फेमस होता है, अच्छी तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए ना कैसे पूछा जाएगा आपसे ये क्वेश्चन? ठीक है, प्रॉपर्टी सभी को क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ सकते हैं, समराइज कर लें एक बार। तो हमें बेसिकली डिटरमिनेंट कैलकुलेशन के तरीके समझ में आ रहे हैं। 2x2 समझ में आ गया, 3x3 का शॉर्टकट समझ में आ गया, डायगोनल हो, अपर ट्रायंगुलर हो, लोअर ट्रायंगुलर हो, तो वहां पे हम डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक ही इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, जिसको कि मैं कंसेप्ट ऑफ रोटेशन बोलता हूं। यहां से भी आप कैलकुलेशन अपनी कर सकते हो, ठीक है? ओके, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 सिंपल सी चीज यहां पे एक बार आपको मैं और समझा देता हूं। देखो होता क्या है कि जब भी हम किसी भी डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, जब भी किसी डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कभी कभार हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ऐसा हमने लिखा डेल्टा, यहां पे ऐसे लगा दिया, ए लिखा, आई लिखा, जे लिखा और यहां पे लिख दिया n क्रॉस n, क्योंकि तो मैट्रिक्स ही होगा ना, डिटरमिनेंट लिख रहे हो। साथ के साथ हमने ये बोल दिया कि जो आई होगा उसकी वैल्यू 1 से लेके n तक हो सकती है, जो j होगा उसकी वैल्यू 1 से लेके n तक हो सकती है, ठीक है? ये तो ऐसे कभी कभी ना सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो? ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि कई बार जो एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है ना, वो स्टेटमेंट
या फिर आपको डेटा ना दिखे, ऐसे आपको सिंबल्स के फॉर्म में देता है, ठीक है। तो इस सिंबल से भी थोड़ा सा रूबरू आपको होना जरूरी है कि जब भी ऐसा मॉड लगा हो, ए आई जे अंदर लिखा हो, तो आई का मतलब हमेशा यहाँ पे क्या हो जाता है, आई का मतलब यहाँ पे हमेशा होता है रो, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, रो, और जे का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कॉलम। समझ गए ना? कोई दिक्कत है किसी को? पहले तो ये बताओ, फिर मैं आपको एक सिंपल सा एक्सप्रेशन भी लिख के बता देता हूँ कि कैसे आप लिखोगे किसी भी जनरल डिटरमिनेंट को, ठीक है ना? बहुत आसान है, ये बोलोगे सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर मुझे जनरल रिप्रेजेंटेशन करना हो किसी भी डिटरमिनेंट का, तो मैं ऐसे लिख लूँ, A11 का मतलब ये पहली रो और पहली कॉलम में प्रेजेंट है, A12 मतलब ये पहली रो और सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है, A21 सेकंड रो पहला कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। समझ गए ना? तो एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, कभी कभार हम अपने डिटरमिनेंट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो लगे हाथ, ये एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। इस पे भी ना कभी कभार यार एक आधा नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, और जनरली इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, को फैक्टर माइनर ये वो, क्योंकि उतना ज़्यादा पॉपुलर होता नहीं है, उतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, बट कभी कभार एक आधा नंबर का क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिलता है। तो सिंपल सबसे तरीका मैं आपको बताता हूँ, को फैक्टर माइनर वाइनर वाले जो पूरी कहानी ना, उसको सिर्फ एक फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं, आप कभी उसको भूलोगे नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर आपको कभी भी माइनर की कैलकुलेशन करनी है, तो माइनर एक्चुअली होता क्या है, माइनर हमेशा ना किसी भी मैट्रिक्स के एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। किसके करस्पॉन्डिंग? किसी भी मैट्रिक्स के एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमेशा माइनर कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आप एलिमेंट फिक्स कर लो कि भाई किस एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है। जैसे हो सकता है आपसे कोई 3x3 मैट्रिक्स में पूछे कि A23 वाला जो एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग आप माइनर कैलकुलेट करके बताइए। कोई 4x4 का मैट्रिक्स है, उसमें पूछे A34 वाला जो एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग माइनर कैलकुलेट करके बताइए। तो माइनर देखो कुछ होता नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज होती है। आप सबसे पहले क्या करो, एलिमेंट फिक्स कर लो, आपने कर लिया। माइनर कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या होता है, जो भी एलिमेंट आपने फिक्स किया है उसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को डिलीट कर दो, और जो बचा हुआ आपके पास मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर दो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला माइनर कैलकुलेट करने के लिए जो भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है उस मैट्रिक्स का एलिमेंट चूज करो, उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को क्या करो, हटा दो, डिलीट कर दो। उसके बाद आपके पास एक मैट्रिक्स बच जाएगी स्मॉलर ऑर्डर की, उसका आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर दो, वही माइनर होता है। तो सर को फैक्टर क्या होता है? एक बार माइनर निकाल लिया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। को फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए इसी माइनर में आप मल्टीप्लाई किसका कर दो, -1 टू द पावर i प्लस जे का। पहले तो बताओ ये कितने लोगों को सिंबॉलिकली समझ में आ गया? तो एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन करा देता हूं, माइनर एंड कोफैक्टर वाली कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभार आपसे पूछा जाता है, फाइन। कोई बोल रहा है सर रो वर्टिकल और कॉलम हॉरिजॉन्टल होता है। ये सर मैं भूल जाता हूं, इसको हम कैसे याद रखें यार? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जब आप रोते हो तो आप कैसा फील करते हो? मोटिवेटेड फील करते हो या डाउन फील करते हो? डाउन फील करते हो मतलब जमीन पे लेट जाते हो, तो वो कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल। कॉलम आप अपने घर में देखते हो, आपके घर में जितने खंबे होते हैं ना, सबको अंग्रेजी में कॉलम बोला जाता है। तो कॉलम हमेशा कैसे देखते हैं, वर्टिकल। रो हमेशा कैसे देखोगे, हॉरिजॉन्टल। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? ठीक है। अब ये मत बोलना सर हमारा जो घर है उस घर में तो एक भी खंबा नहीं है, तो हमने कभी खंबे आज तक नहीं देखे, ठीक है। हाँ, जितने भी आप अपने घर में खंबे देखते हो सारे के सारे कॉलम ही तो होते हैं यार, ठीक है। और ये मत बोल देना कि सर मेरी ब्रांच तो सिविल है और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन पूछा, तो भाई आप पाप कर रहे हो अगर आपकी ब्रांच सिविल और आप ये पूछ रहे हो कि सर कॉलम हमें नहीं पता वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। हाँ ये देखो कोई बता भी रहा है, जब आप रोते हो कैसे रोते हो? चादर ओढ़ लेते हो, उसके अंदर रोते रहते हो कि बहुत याद आ रही है, रहा नहीं जा रहा है, तो फिर हमेशा आदमी लेट के ही तो रोता है, ठीक है। चलिए, इसमें आपसे पूछा गया को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A23, इसका को फैक्टर आपसे पूछा जा रहा है। आप करोगे या मैं करवाऊं? करोगे? चलो कर लो। को फैक्टर पूछा भाई, माइनर मत बता देना गलती से, ठीक है। को फैक्टर पूछा है, माइनर मत बता देना, इसमें क्या आएगा। तो A23 पूछ रहा है। A23 का मतलब क्या हो गया यार? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, है ना। यानी कि ये वाला एलिमेंट आपको पकड़ना पड़ेगा, यही तो है, सेकेंड रो और तीसरा कॉलम। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो रोज एंड कॉलम्स है उनको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये इनको खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद अगर मैं यहां से माइनर पहले कैलकुलेट करूं, तो माइनर कैलकुलेट करने के लिए देखिए आपके पास क्या डिटरमिनेंट पेंडिंग बचा हुआ है, 1 2 1
1, ठीक है, ये माइनर बचा हुआ है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी दिख रही है, 1 - 2 यानी कि -1। ये सही लिखा मैंने, ठीक है, यही तो है। तो माइनर आपको मिल गया -1। बट क्वेश्चन में को फैक्टर पूछा गया था, तो को फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको -1 टू द पावर, 8 2 3 था ना, तो 2 और 3 को यहाँ पे जोड़ दो, 2 3 -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये -1 मल्टीप्लाई होकर क्या बचेगा, +1। समझ गए? अरे बोलो भाई। ठीक है, अब डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज देख लें जल्दी से क्विकली। डिटरमिनेंट के कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आगे जो आप आइगन वैल्यूज पढ़ोगे ना, आगे जो आप आइगन वेक्टर्स पढ़ोगे, जब रैंक पढ़ोगे, तो वहां पे ना ये प्रॉपर्टीज बहुत काम आएंगी, बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो इन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से आइए देखते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहली प्रॉपर्टी में बोला जा रहा है कि सपोज आपके पास कोई डिटरमिनेंट दिया गया है, ठीक है, अगर उस डिटरमिनेंट के 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल है। क्या वर्ड मैंने यूज किया, आपके पास सपोज कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ 3x3 का, 4x4 का, उसमें 2 रोज या 2 कॉलम्स आपस में कैसे हैं, आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। उदाहरण के तौर पे एक मैं आपको एग्जांपल्स भी पैरेलली देते हुए चलता हूं। तो ये पहला स्टेटमेंट आप अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लीजिए। आइडेंटिकल वर्ड लिखा हुआ, मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल वर्ड भी यूज करना चाहूंगा, ठीक है। कौन सा वर्ड मैं यूज करना चाहूंगा, प्रोपोर्शनल। ओके, प्रोपोर्शनल तो समझते हो ना, प्रोपोर्शनल। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं एक ऐसा कोई मैट्रिक्स लेता हूं, 1 2 3 2 4 6, यहाँ पे -1 0 2 ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया गया। अब हमसे कोई पूछे कि इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके बताइए, इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे यार, यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये देखिए, ये जो पहला वाला रो है और जो दूसरा वाला रो है, ये बराबर तो नहीं है, आइडेंटिकल तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है, बट हाँ प्रोपोर्शनल तो है ना। 1 × 2 2 मिल गया, 2 × 2 4 मिल गया। तो जब ये पूरी की पूरी रो आपकी प्रोपोर्शनल हो गई ना, जब ये पूरी की पूरी रो आपकी प्रोपोर्शनल हो गई सेकेंड वाली रो से, तो यार इसमें क्या पूछना है, सीधा डिटरमिनेंट इसका 0 आप लिख सकते हो। इज इट ओके, ठीक है, समझ गए ना। तो आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल दोनों पे हमारी नजर रहनी चाहिए। कभी कभार अगर ऐसा दिखेगा, डायरेक्ट आंसर 0 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सेम थ्योरी वो बोल रहा है कि अगर हम सेकंड वाले में वो बोल रहा है कि अगर हम कोई भी ऐसा मैट्रिक्स देखते हैं जिसमें कोई भी एक रो कंप्लीटली 0 है या फिर एक कॉलम कंप्लीटली 0 है, तो वो डिटरमिनेंट भी 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, बहुत ऑब्वियस प्रॉपर्टी है। सेकंड वाले में भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की नीड है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज ऑल 0 वर्ड यहाँ पे मैं वापस से थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, ऑल 0 वर्ड को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, सारे अगर 0 है इकट्ठा, ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स बोलते हैं। और नल मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को नहीं बोलते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक रो या एक कॉलम आपके सारे के सारे 0 हो जाए, उनका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो इस कैटेगरी में वो मैट्रिसेस भी फॉल कर जाती हैं जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, ठीक है, क्योंकि अगर सारे एलिमेंट 0 होंगे तो एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट तो 0 होंगे, तो उनका भी डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी को ना थोड़ा सा केयरफुली हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसमें बोला क्या जा रहा है, इसके स्टेटमेंट को पहले मैं पढ़ूंगा, उस स्टेटमेंट को आपको ज्यादा गौर नहीं करना है, फिर जो स्टेटमेंट मैं आपको समझाऊंगा उस पर आपको ज्यादा गौर करना है, ठीक है। जरा देखिए, बोला जा रहा है इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस। तो भाई इतनी अंग्रेजी आ रही होती तो 12वीं में आर्ट्स नहीं ले लेते, मैथ्स क्यों लेते। मैथ्स का तो मतलब ये है कि अंग्रेजी नहीं पढ़ना था, नहीं समझ में आ रही थी, बोरिंग लगता था। मैथ्स में थोड़ी चीज़ें चलती थी, नंबर्स होते थे। अब वहाँ पे भी अगर स्टेटमेंट आ रहे हैं तो यार इस बात का मतलब है कि हम किसी तरीके से मैथमेटिक्स को और लिटरेचर को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी अंग्रेजी हमें नहीं आती, तो मैं इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, सपोज आपके पास कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, उस डिटरमिनेंट के आपने 2 रो पकड़े, ठीक है, और उन दोनों रो को आपस में स्वैप कर दिया। या आपको कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, उसके आपने 2 कॉलम्स पकड़े और उनको स्वैप कर दिया। ऐसा जब भी आप करोगे तो आपके डिटरमिनेंट में माइनस का साइन आ जाएगा, समझ गए ना। तो ये आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। तो ये थी आपकी आम जिंदगी, और ये जो मैंने अभी आपको समझाया ये कौन सी जिंदगी, ये आपकी मेंटोस जिंदगी। आई बात समझ में ना, बस इतनी सी बात याद रखनी, बाकी ये लिखा क्या हुआ है इस पर ज्यादा फोकस मत करो, इसको छोड़ देना। कभी भी आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है जिसका डिटरमिनेंट पूछा गया है, अगर उनके 2 कॉलम्स आपने फिक्स कर लिए कि भाई ये 2 कॉलम मैं पकड़ लेता हूं, उनको स्वैप करोगे माइनस का साइन, या 2 रोज आपने फिक्स कर ली उनको आप स्वैप करोगे तो फिर माइनस का साइन आ जाएगा। इज इट मेकिंग सेंस।
ठीक है, बहुत ही शानदार। जैसे इस केस में अगर आप नोटिस करो तो कहीं ना कहीं आप इसमें नोटिस करिए कि हम, अरे कुछ मिसप्रिंट है क्या इसमें? वन वन -1, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। थ्री फाइव फोर, ठीक है, इसको सही कर लो। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा, जैसे जो हम लोग टीचिंग करते हैं, तो टीचिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले होता है टीचिंग में कि भाई मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाना, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 15 तारीख से मैथमेटिक्स पढ़ाना, मैंने अपना शेड्यूल बना दिया कि भाई पहले दिन डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा, दूसरे दिन मैट्रिक्स, ये वो फलाना फलाना ऐसे करके, ठीक है। फिर वो चला गया, जो भी यूट्यूब टीम होती है उन्होंने सेशन शेड्यूल कर दिए यूट्यूब पे। ये काम मोर और लेस ठीक है, मतलब इसमें उतना ज़्यादा मेरे एंड से तो कोई एफर्ट नहीं लगा, मेरी जो एफर्ट लगनी पढ़ाने में लग गई। उसके बाद जो आता है ओनर जो आता है वो होता है टाइपिस्ट, ठीक है। जो टाइपिस्ट होता है ना उसकी असल में एक्चुअल मेहनत लगती है। जितना भी आप ये पूरा का पूरा स्ट्रीमलाइन कंटेंट यहाँ पे देख पा रहे हो, 32 टीचर यहाँ पे एक साथ आपको डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे पढ़ा रहे हैं, और अगर आप देखोगे तो सारी पीपीटीज, सारे जितने टेक्स्ट लिखे होते हैं, सारे डायग्राम्स बने होते हैं ना, उसके पीछे सबसे ज़्यादा मेहनत जो लगती है वो टाइपिस्ट की लगती है। तो एक बार यार टाइपिस्ट लोगों के लिए यार रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितने भी हमारे सिस्टम में, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके बिना शायद इतनी क्विकली, इतनी जल्दी ये चीज़ें नहीं हो पाती, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स रह जाती हैं, ठीक है। वो लोग भी हमारा सेशन देखते हैं, बोलते हैं कि सर आपने तो ये सारा का सारा ब्लेम हमारे ऊपर डाल दिया, ये तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि ये वाला डेटा आप चेक कर लीजिए, हम लोग टेक्निकल लोग थोड़ी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए यार बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, जो ग्राउंड लेवल पर जो हार्डवर्क होता है ना, वो वही लोग करते हैं, समझ गए ना, ठीक है। तो चलो एक बार इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को जल्दी से क्विकली हम लोग देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को नोटिस करें तो इस क्वेश्चन में आपको ये डिटरमिनेंट दे रखा 1 1 -1, यहाँ पे दे रखा 102, और यहाँ पे आपको दे रखा था 3 5 4। अगर आप यहाँ पे नोटिस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे चल क्या रहा है, देखिए आप देखो ये जो 1 1 और -1 वाली रो थी ना कहीं ये आपकी रिप्लेस किससे हो गई, 102 से, है ना। तो अगर हम लोग पहला रिप्लेसमेंट यहाँ पे लगाने की कोशिश करें, फर्स्ट रिप्लेसमेंट में लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, फर्स्ट रिप्लेसमेंट अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं तो आप देखिए 102 हो गया, 1 1 -1 हो गया, और यहाँ पे आपको दिख गया 3 5 4, यही तो बात है। बट ऐसा करने से क्या हमको ये वाली मैट्रिक्स मिली, नहीं। क्या अभी एक स्वैपिंग और रिक्वायर्ड है, यस। बट इसका जो भी डेल्टा आएगा वो तो माइनस डेल्टा हो गया ना, तो अगर एक बार हम यहाँ पे और स्वैप करें तो क्या ये प्लस डेल्टा होना चाहिए था, एक बार जल्दी से चेक करो और बताओ। समझ गए ना, नहीं, जितनी बार आप स्वैप करते जाओगे ना उतनी बार माइनस का साइन चढ़ाते जाओ उस पर, बात ही खत्म हो जाएगी, समझ गए ना। जैसे आपने दो रो को पकड़ा, उनको स्वैप किया तो एक बार माइनस का साइन चढ़ा दो, फिर आपने किसी को स्वैप किया तो आप उसमें माइनस का साइन चढ़ा दो, जितनी बार आप स्वैप करते जा रहे हो माइनस का साइन चढ़ाते हो तो अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा। एक्चुअल में अगला जो स्टेटमेंट है ना वो इसी को जस्टिफाई कर रहा है। फिर से यार ये देखो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ और पता नहीं किसने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। पढ़ने का मन है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ने का मन है तो मत पढ़ो। मैं समझा देता हूँ ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है सपोज आपने दो रोज पकड़े, उनको स्वैप किया तो माइनस का साइन आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने कोई दो रो पकड़े और उसको स्वैप कर दिया तो एक एक्स्ट्रा माइनस का साइन आ जाएगा, यानी ओवरऑल प्लस का साइन आ जाएगा। यही बोल रहा है। आपने कोई दो कॉलम पकड़े, स्वैप किया, माइनस का साइन आया, फिर से कोई दो कॉलम पकड़ के स्वैप कर दिया, फिर एक माइनस का साइन आ जाएगा तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा। समझ गए ना। हाँ, फर्स्ट और थर्ड रो को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। किसी भी दो रो को कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी दो कॉलम को कर दो, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। आई बात समझ में ना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद ये पांचवा वाला जो है इसको मैं डाल देता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। ये आपको आगे कई बार यूज होता हुआ दिखेगा कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो, उसके ट्रांसपोज का निकालते हो और उसके इनवर्स का निकालते हो तो ये आपस में हमेशा बराबर आपको देखने को मिलेंगे। समझ गए ना।
ट्रांसपोज का मतलब आई थिंक आप लोग जानते होंगे, किसी भी मैट्रिक्स के अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो फिर वो हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से उसका डिटरमिनेंट कभी बदलता नहीं है, और मैट्रिक्स का इनवर्स जब आप लोगे तो उस केस में जो डिटरमिनेंट आएगा वो 1/a के बराबर हो जाएगा। करेक्ट? बोलो यार, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, सुबह पनवेल भी तो निकलना है। बहुत धीमे चल रहे हो आप लोग, बहुत टाइम लगा रहे हो। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी भाई, ये छठी वाली प्रॉपर्टी, इस पे तो मैं 4 स्टार लगाने वाला हूं। हर बार गेट वाला इसमें फंसाता आपको। गेट वाला मतलब हम लोग नहीं, जो गेट का एग्जाम कराते हैं आईआईटी वाला, ठीक है? तो जो आईआईटी वाले लोग हैं वो हर बार ना इस छठवीं प्रॉपर्टी में आपको अटकाते हैं। कैसे अटकाएंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अगेन 4-5 सेकंड का पॉज ले लो, थोड़ा पानी वानी पी लो, क्योंकि छठवीं वाली प्रॉपर्टी पे ना एक्स्ट्रा केयर रखने की जरूरत है। क्या क्या पॉइंट्स मैं इसमें बता रहा हूं, सब ध्यान से सुनिए। एक बात में सारी चीजों में क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, तैयार हो? रेडी? हाँ, यहां पे वही लिखा हुआ है ना, देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और इनवर्स। इनवर्स का जो आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे ना, तो इनवर्स का जो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे उसका उल्टा कर लेना, तो वो इसके बराबर आ जाएगा। समझ गए? पांचवा बता तो दिया भाई। पांचवें में देखो, ए का डिटरमिनेंट निकालो, ए ट्रांसपोज का निकालो, ये बराबर आ जाएंगे। कोई ए इनवर्स की मैट्रिक्स होगी, ए इनवर्स की मैट्रिक्स बना लोगे, उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना, वो आपका इसके और इसके ऑपोजिट हो जाएगा, या 1 में आ जाएगा, या इनवर्सली हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं क्या समझाने वाला हूं आपको। बोर्ड पे अच्छी तरीके से देखिए, एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है? देखिए, ये एक मैट्रिक्स है। क्या है ये एक मैट्रिक्स। थोड़ा मैं ऊपर बनाता हूं, ठीक है? एक ही स्टेटमेंट से आई थिंक आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। ये लीजिए, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के मैं कुछ भी एलिमेंट्स डाल देता हूं, अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर, ऐसे मैंने इसके एलिमेंट्स डाल दिए, ठीक है? और इसका जो डिटरमिनेंट हम लिख रहे हैं, इसका डिटरमिनेंट डेल्टा इक्वल टू मॉड ए हमने लिख दिया। मॉड ए हमने लिख दिया, ठीक है? ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सपोज मैं इस मैट्रिक्स में ना किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं। मैंने इसमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। जब भी आप किसी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उसका हर एक एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। के अल्फा, के बीटा, के गामा, के ए, के बी, के सी, के पी, के क्यू, के आर, ठीक है? यानी कि जो सबसे पहली चीज हमने सीखी वो ये सीखी कि भाई अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई होता है। अगर आपके पास मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट ए है और आप उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? पहले क्लियर बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलो अब देखो यहां पे, अब इसका डिटरमिनेंट हमें कैलकुलेट करना है। जब आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने जाओगे तो मैं इस नोटेशन को ऐसे चेंज करता हूं, ये देखिए, के अल्फा, के बीटा, के गामा, ये हो गया आपका के ए, के बी, के सी, ये आपका हो गया के पी, के क्यू, के आर। अब एक चीज यहां पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हो तो डिटरमिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी डिटरमिनेंट में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्केलर उस डिटरमिनेंट के किसी एक पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई हो सकता है या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई हो सकता है। यानी कि डिटरमिनेंट के केस में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ किसी एक रो तक ही सीमित रहेगा या फिर किसी एक कॉलम तक ही सीमित रहेगा। किसी डिटरमिनेंट में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, वो डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। वो मल्टीप्लाई होगा जरूर, बट जिस भी आप कॉलम में चाहते हैं उस कॉलम में कर लें, या जिस भी आप रो में चाहते हैं उस रो में आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पर देखूं तो जो सबसे पहली वाली रो दिख रही है वहां से भी मुझे के कॉमन दिखना चाहिए था, सेकेंड वाली रो से भी मुझे के कॉमन दिखना चाहिए था, लास्ट वाले से भी के कॉमन दिखना चाहिए था, और यहां से फिर मुझे के क्यूब बाहर आता हुआ दिखना चाहिए था। कितने लोगों को यह बात समझ में आई?
दोनों में आप डिफरेंस समझिए, साइड बाय साइड में दोनों में आपको डिफरेंस समझा रहा हूं। सबसे पहली चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई डिटरमिनेंट दिया है, कोई मैट्रिक्स दिया, उसका डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, बट अगर आप किसी डिटरमिनेंट में उसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो किसी स्पेसिफिक रो या कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। समझ गए ना? क्लियर हुई बात सभी को? अच्छा चलिए, जैसे अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं, ध्यान से सुनिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अगर मैं इसमें k से मल्टीप्लाई करता, है ना, अगर इस डेल्टा को मैं k डेल्टा करने की कोशिश करता, तो बताइए ये जो k होता, क्या ये सब में मल्टीप्लाई हो सकता था? आप बोलते सर बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर करना भी है तो शायद हम फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट में k मल्टीप्लाई कर देते। आप मुझसे पूछ सकते हो सर क्या सेकेंड कॉलम में भी कर सकते थे? कर लीजिए, है ना, बट एक कॉलम में ही करना है। क्या थर्ड कॉलम में भी कर सकते थे? कर लीजिए, किसी भी एक कॉलम में कर लीजिए जो आपकी मर्जी का है। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं सर क्या KA1 KB1 KC1 कर सकते थे? बिल्कुल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में ही इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, सब में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहां पे भी वही डिफरेंस देखने की कोशिश करिए। अगर यहां पे मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो देखो होता क्या है, मैट्रिक्स में आपको दे रखा A, जैसे आपने 3A किया, देखिए हर एक जगह पे आपको 3 मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है सभी को, हर एक जगह पे 3 मल्टीप्लाई होते हुए। चेक करिए, देखिए हर एक जगह पे आपको 3 मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा है, हो रहा है ना? तो ये आपका हो गया 3A, है ना। आप इस 3 को अंदर भी ले जाके लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट जब आप डिटरमिनेंट की बात करते हो यार, तो डिटरमिनेंट में सपोज आपके सामने ये डिटरमिनेंट दे रखा है और किसी ने बोला 3A जरा लिख के दिखाइए, तो वो जो 3 होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक रो या कॉलम में ही मल्टीप्लिकेशन होगा। तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको एक एग्जांपल, एक कंपैरिजन दिख रहा है कि स्केलर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। बोलो यार, ठीक है? बोलो भैया। ओके, ठीक है, बहुत ही शानदार। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। चलिए, अब एक छोटी सी चीज आप लोग मुझे ये बता दीजिए, बहुत ही छोटी सी चीज बताइए। ठीक है, ये है A n क्रॉस n का मैट्रिक्स, इसका जो डिटरमिनेंट है वो आ रहा है मॉड A। मॉड A है इसका डिटरमिनेंट। तो आप मुझे बताइए के A या फिर के बाहर ले लेते हैं A, n क्रॉस n, n क्रॉस n, इसका डिटरमिनेंट बता सकते हो कितना आ जाएगा? चलो एक बार चैट बॉक्स में बताओ। एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका डिटरमिनेंट मॉड ए है, और एक और मैट्रिक्स है के ए, यानी कि स्केलर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर के लिखो बाहर के लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे क्या आंसर आ जाएगा? ऑर्डर इसका देखिए कितना, इसका ऑर्डर n, तो यहां पे आप क्या लिखोगे? k पावर n, ये मॉड है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हर बार वो आपको अटकाता है इसमें। ठीक है, बार बार मैं बोलता हूँ, अभी देखना आप तीसरी चौथी क्लास में फिर से गलती करोगे, मैं बार बार यहाँ पे आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ ना, तब भी हर साल दर साल जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, तीसरी चौथी क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड, वहां पे आप गलती करोगे ये वाली सेम टू सेम। ठीक है, तो गलती मत करना, पहले से ही बता दे रहा हूं, तब भी करोगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना आना चाहिए, कितना टाइम लोगे? 1 मिनट दे दें आपको। डेल्टा के फॉर्म में ही आंसर बताना है, समझ गए? आंसर जो बताना है वो डेल्टा के फॉर्म में, खुद ही इसने बोल दिया एक मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट डेल्टा है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, वो डेल्टा के फॉर्म में आंसर बताना है। ठीक है, हाँ भाई, क्लास 12वीं वाले भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लास 12वीं वाले भी पढ़ सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस आपके में भी होता होगा। ओके, ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5A पूछा है, ए का उसने डेल्टा दे रखा है, तो आंसर हो जाना चाहिए था 5 डेल्टा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? बहुत ही सिंपल है, ये ए का दे रखा डेल्टा, तो 5A का हो जाएगा 5 डेल्टा, बात ही खत्म हो गई। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखना है इसका ऑर्डर, ऑर्डर आपको दिखा 3 क्रॉस 3, तो आपको यहां पे करना चाहिए था 5 क्यूब डेल्टा, यानी कि 125 डेल्टा आपका आंसर होना चाहिए था। समझ गए ना? छोटी सी बात है मगर प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है। ओके, एक सवाल और करोगे? चलो एक सवाल और करके देखते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करके देखिए। ये लीजिए, आपको दे रखा है मैट्रिक्स ए,
इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैट्रिक्स बी। ठीक है, ये आपको उसने क्वेश्चन में दे रखा ऑलरेडी। क्वेश्चन में बोला गया है जो मैट्रिक्स बी है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो है डेल्टा। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। एक मिनट, इसका ऑर्डर भी मैं बता देता हूँ। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो है 6x6, तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी हो जाएगा 6x6। चलो बताओ, 6x6 कर लो ऑर्डर। भाई एग्जाम में ऑप्शन भी 4 आते हैं यार, आप लोगों ने तो आंसर 4 की पावर में दे दिया। 16 अलग अलग आंसर आ रहे हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। 16 अलग अलग आंसर दे रहे हो आप लोग। 64 हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये रिलेशन आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो इस रिलेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता था 1/2 और ये ऐसा, है ना? ऐसा तो आप लिख ही सकते हो ना इस क्वेश्चन के बारे में कि बी की जगह पे अगर उसने डेल्टा मेंशन कर रखा है तो आपको एक्चुअली किसका पूछा गया था? ए का पूछा गया था। तो अगर आपको ए का पूछा जा रहा है तो ए एक्चुअली है क्या? अगर आप नोटिस करें तो ए आपका क्या है? 2 टाइम्स बी है ना? आप चाहते तो इसको 2b भी लिख सकते थे। और अगर इसका मुझे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना होगा तो इसका 2 चीज़ें ही चल सकती हैं आपके दिमाग में कि सर इसका 2 डेल्टा लिख सकते हैं या फिर 2⁻6 डेल्टा लिख सकते हैं। तो आप ही बताओ आंसर क्या होना चाहिए था? 2⁻6 डेल्टा, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं। ये मैं बार बार आप लोगों को गलत करने के लिए बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन में b का उसने डेल्टा दे दिया ना, और 2b का आपसे पूछ रहा है। तो अगर b का डेल्टा है तो 2b कितना हो जाएगा? 2 आप अंदर लिखो बाहर लिखो क्या फर्क पड़ेगा? 2⁻6 बाहर आ जाएगा, डेल्टा करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल है बताइए। अरे यार ये मोहम्मद फुरकान, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इन सज्जन को? ठीक है, आगे बढ़े। चलो तो यहां पे देखो ना, वही सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है। यहाँ पे ना वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक बार आप उसको गो थ्रू कर लेना। ओके, जब ये पीडीएफ आपके साथ शेयर होगी एक बार गो थ्रू कर लेना। सेम चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी। ठीक है, चलो। अरे हाँ, अब एक प्रॉपर्टी और है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को ना पहले मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं वो प्रॉपर्टी आपको दिखाऊंगा। चलेगा ना? पहले बताओ, चल जाएगा ऐसा करने से? नहीं देखो यार, प्यार से समझाना चाहिए। सबसे बड़ी ताकत प्यार में होती है। ठीक है, अगर आप स्पैमर्स को भी प्यार से समझाओगे ना तो मान जाते हैं वो लोग भी। ठीक है, तो प्यार से किसी को भी समझाइए, वो मान जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो सपोज आपके सामने ना ये एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका कि मैंने डिटरमिनेंट सपोज यहां पे लिख दिया। ओके, चलो देखो, अगर आप इसको नोटिस करो तो क्या आप इस cos स्क्वायर थीटा को ऐसा लिख सकते थे? पहले मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसके बाद ही मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा। ठीक है, तो ये लीजिए, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 1/2 cos 2 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते थे? 1/2 माइनस 1/2 cos 2 थीटा। इसको आप क्या लिख सकते थे? 1, ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है, बाकी ये जो नीचे वाला रो है ना, इसको मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं। ओके, ऐसे ही मैंने रहने दिया। तो अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, पहले आप उसको समझिए। जैसे मान लो कि अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, ठीक है, उस डिटरमिनेंट के किसी एक रो को अगर आप 2 अलग अलग हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो, सारे रोज को नहीं, सिर्फ एक रो की बात हो रही है। आप देखो, इस रो को और इस रो को हमने टच भी नहीं किया, इस रो को हमने टच भी नहीं किया। मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है, अगर आप उसकी किसी एक रो को 2 अलग अलग हिस्सों में तोड़ सकते हो तो आप इसका ना 2 अलग अलग डिटरमिनेंट्स में लिख सकते हो। आप क्या कर सकते थे, जिस रो को आपने 2 हिस्सों में तोड़ा उसके सारे एलिमेंट्स ऐसे लिख लो, 1/2 1/2 0। ये दोनों रोज ना बिल्कुल सेम रखना,
बिल्कुल सेम रखना, 0 1 3, प्लस का साइन लगाना, बचे हुए एलिमेंट्स वापस से लिख देना, ठीक है, समझ गए ना। इस वजह से पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन से समझाने की कोशिश की, सो दैट आपको वो लैंग्वेज समझ में आ जाए। वो लैंग्वेज दे क्या रखी है, -1/2 cos 2 थीटा, ये 1, ये हो गया 1 1 -1 0 1 3, ठीक है। एक बार चेक करके बताइए क्या ये बात आपके पल्ले पड़ी, बोलो। किसी एक रो को अगर आप दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ लें, एक ही रो की बात हो रही है ना, तो उस रो के करेस्पॉन्डिंग आप दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स लिख सकते हो। ओके, इसको आप अलग कैलकुलेट कर लो, इसको अलग कैलकुलेट कर लो, दोनों को जोड़ दो, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक। यार तुम लोग अपनी तुम्हारे ही दुख दर्द नहीं खत्म हो रहे हैं, आपस में ही चैट किए जा रहे हो। भाई मेरी बात भी सुन लो, ठीक है। क्या चाहते हो, मतलब मैं छोड़ दूं जॉब, मुझे भी अपना काम कर लेने दो यार, ठीक है। पढ़ाना मेरा काम है, तो थोड़ी देर मेरी भी सुन लो कि ठीक है सर आते हैं 1.5 घंटे तक चिल्लाते हैं, थोड़ा रहम करते हैं सर के ऊपर, 2-4 बातें सर की भी सुन लेते हैं, थोड़ा सर का भी कैरियर सेटल हो जाएगा। तो भाई 1.5 घंटे मुझे पढ़ाने दो, उसके बाद आपके पास दुनिया भर के मैसेंजर है, फेसबुक व्हाट्सएप करो, वहाँ पे सारी की सारी चैट में पता नहीं क्या अपनी घर गृहस्थी की बातें डिस्कस करने लगते हो यार। बड़ा दुख है यार तुम्हारी ज़िंदगी में, ये तो मैंने नोटिस कर लिया। जहाँ मौका मिला भड़ास निकालना चालू कर दिए, ठीक। आई बात समझ में, ठीक है। चलो एक बार देखो क्या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए। बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी ज़िंदगी में यार। अच्छा हुआ मैं आप लोगों की जनरेशन में नहीं हूँ, जेनजी वाले हो ना तुम लोग, जेनजी वाले लोगों के साथ बड़ी दिक्कतें चल रही हैं आजकल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, डिप्रेशंस, ट्रॉमा, रिजेक्शंस इसी एज में करना, मगर कुछ नहीं है, ठीक है। चलो देखो, इसमें सेकेंड और थर्ड वाली रो कॉमन है, ठीक है। फर्स्ट वाली रो को दो दो हिस्सों में तोड़ लिया, यहाँ पे देखो ना, a1 प्लस लैम्डा 1 कर लिया, a2 प्लस लैम्डा 2 कर लिया, a3 प्लस लैम्डा 3 कर लिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये a1 a2 a3 को इकट्ठा रखो, ये नीचे वाले बेचारे तो शांत बैठे हुए हैं, तो इनको टच भी नहीं करना है। सिमिलरली लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 यहाँ पे दे रखा है, उनको अलग रख के नीचे वाले बेचारों को टच मत करो। समझ गए ना, क्लियर है बात सभी को ये प्रॉपर्टी, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी यहां पे देखो क्या, ये विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ और पता नहीं किसी ने क्या क्या लिखा है, मन हो तो पढ़ना, नहीं मन हो तो मत पढ़ना, ठीक है, समझ गए। तो अगर इतनी अंग्रेजी आती होती तो आर्ट्स ले लेते, तो इतनी अंग्रेजी आती नहीं थी इसलिए मैथ्स ले लिया, तो मैथ्स की भाषा में ही समझ लेते हैं, ओके। और भी तो बहुत सारे राइटर्स होते थे, मैं नाम भूल गया यार, एक ही दो लोगों का मुझे नाम याद आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे होते थे, अच्छे अच्छे राइटर्स होते थे इंग्लिश में, भूल गया यार मैं सबके नाम, दो ही लोगों का नाम बार बार याद आ रहा है, ठीक है, क्लियर, ओके, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े, चलो अब आज की ये लास्ट प्रॉपर्टी एक बार और डिस्कस करते हैं, फिर आज का सेशन खत्म करेंगे। ये जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है, आगे चल के हद से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो अगेन 5 मिनट के लिए जल्दी से थोड़ा सा, 5 मिनट नहीं 5 सेकंड के लिए, मतलब 5 मिनट के लिए चलेगा, 5 सेकंड के लिए थोड़ा सा सिप लो, डीप ब्रीथ लो। ये जो 8वीं प्रॉपर्टी है, मैं चाहता हूं आप डेड स्ट्रेट फोकस के साथ मेरी एक एक बात को सुनो, जहां से मैं शुरू करूंगा से लेके जहां पे खत्म करूंगा, आपको सिर्फ सुनना है मेरी बात को। एक बार अगर आपने सुन लिया, आपके दिमाग में सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार लास्ट टॉपिक क्लियर, रेडी अगर आप हैं तो जैसे ही आप रेडी हो जाओ, थोड़ा सा डीप ब्रीथ वगैरह करके, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं, ओके। हाँ, H2O ले लो सभी लोग, पानी ले लो, ठीक है। रेडी एवरीवन, चलो ध्यान से सुनिएगा, अब सिर्फ सुनना है भाई, ठीक है, सिर्फ सुनना है। अब चैट बॉक्स में अगर आप थोड़ी देर नहीं भी लिखोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा ही लगेगा कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो। देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या बोला जा रहा है, इस प्रॉपर्टी में बोला जा रहा है, सपोज आपके पास कोई डिटरमिनेंट दिया गया, ठीक है। अब उस डिटरमिनेंट में हम ऐसे कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं जिससे डिटरमिनेंट की वैल्यू ही ना चेंज हो। मतलब मैजिकल प्रॉपर्टी है ये, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है जो बहुत सारे डिटरमिनेंट्स को, कैलकुलेशन को इजी बनाती है। एट द सेम टाइम आगे जो आप रैंक पढ़ोगे, जो आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ोगे, हर जगह पे ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूं कि सपोज अगर हम किसी रो को, RI को हम किससे रिप्लेस करते हैं,
आर आई, यहां पे देखो के आर आई नहीं लिखा हुआ है, यानी कि यहां पे जो फैक्टर होना चाहिए वो +1 का होना चाहिए, +1 का ही फैक्टर होना चाहिए। अगर हम किसी आर आई को रिप्लेस करते हैं आर आई प्लस के आर जे, तो डिटरमिनेंट नहीं बदलेगा। मतलब अगर हम फर्स्ट रो को R1 को अगर हम रिप्लेस कर दें R1 प्लस 2R2 से, तो ये बोल रहा है, ये प्रॉपर्टी बोल रहा है भाई डिटरमिनेंट पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप लोगों को ये बात कुछ समझ में आई? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी के थ्रू तो बहुत सारे डिटरमिनेंट्स को आसान बनाया जा सकता है, बहुत सारे डिटरमिनेंट्स ऐसे होंगे जहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे होंगे, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके सर्टेन जीरोस इंट्रोड्यूस कर लेंगे उस डिटरमिनेंट में, और जितने ज्यादा जीरोस होंगे डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना उतना ही ज्यादा आसान होगा। बताइए सभी लोग, एवरीवन। कोई पूछ रहा है सर के क्या जीरो हो सकता है? अरे मेरे भाई, अभी भी सो के उठे हो क्या? बताओ। अगर के को जीरो कर दोगे तो आर आई को आर आई से इंटरचेंज करोगे तो वो आर आई ही रहेगा ना यार। कैसी बात कर रहे हो यार, बताओ। मुझे तो ये लगता है यार तुम लोग कहीं अच्छी तरीके से पढ़ वढ़ लिख लिए, आईआईटी वाईटी पहुंच गए और प्रोफेसर वगैरह बन गए, और तुम्हारे पास कोई बच्चा इंटरव्यू लेने देने आ गया, उसको पागल कर दोगे तुम। उससे पूछोगे उससे ये बताओ क्या होगा इसमें, फिर उससे पूछोगे कि अगर मैं के को जीरो कर दूं तो क्या हो जाएगा, बच्चा पागल हो जाएगा, माथा पीट लेगा अपना कि भाई ये प्रोफेसर है, तो ऐसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने से अच्छा है कि मैं घर ही पे बैठा रहूं। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब कुछ तो यार सीमा रखो। सीमा नहीं रखोगे, मर्यादा, कुछ तो मर्यादा रखिए। नहीं रखोगे मर्यादा, भाषा की मर्यादा रखिए और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलो, तो आई थिंक ये डिस्कशन हमको क्लियर, पहले तो ये बताओ ये सबको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ? बोलो, ठीक है? ठीक है, तो यहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस हमको आना चाहिए कि ठीक है सर, इसका मतलब मैट्रिसेस में भी थोड़े मैनिपुलेशंस पॉसिबल हैं। आर आई को अगर मैं आर आई प्लस के आर जे से रिप्लेस कर दूं, मैट्रिक्स नहीं बदलेगी, डिटरमिनेंट नहीं बदलेगा। सिमिलरली ये सेम चीज ये कॉलम में भी बोल रहा है कि अगर मैं सी आई को 1 सी आई प्लस के सी जे से रिप्लेस कर दूं तो डिटरमिनेंट सेम रहेगा। इंपॉर्टेंट है कि यहां पे 1 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। चलो, बहुत ही सिंपल सी बात है, बट इसमें प्रॉब्लम कहां पे आती है वो एक्चुअली मैं आप उस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ठीक है, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि हम ये ऑपरेशंस दो तरीके से लगा सकते हैं। कौन से दो तरीके से ये ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं? हम ऑपरेशंस को स्टेप बाय स्टेप लगा सकते हैं और साइमल्टेनियस लगा सकते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि हम एक स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशन लगाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ही स्टेप में मल्टीपल ऑपरेशंस लगाएं। तो हम उसके एग्जांपल्स आपको देने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपको इस बारे में सोचना चाहिए। आइए देखिए जरा, हम सबसे पहले केस 1 की बात कर रहे हैं, और ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है ना, ये इंडिविजुअल स्टेप्स हैं। तो आपको बस मुझे ये बताना है, दो चीजें बतानी हर एक केस में, कि क्या पहला ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो डिटरमिनेंट को चेंज करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो हमने कैसे सोचा, स्टेप 1 में R1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं R1 प्लस 2R2 से। ये एक सिंगल स्टेप है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो डेल्टा 1 यानी कि यहां पे जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट सेम रहेगा। एवरीवन एग्रीज विद दिस पॉइंट? बोलते जाओ जल्दी जल्दी फटाफट। नो चेंज। चलो, अब एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है ना। हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी थी, उस मैट्रिक्स में हमने R1 को R1 प्लस 2R2 से रिप्लेस किया, तो वो मैट्रिक्स के एलिमेंट तो चेंज हो जाएंगे, और मैट्रिक्स के एलिमेंट चेंज हो भी जा रहे हैं, बट उससे उसके डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अगले स्टेप पे हम चलते हैं। अगले स्टेप पे हम गए और हमने बोला कि भाई अब ऐसा करते हैं, जो सेकेंड रो है उसको रिप्लेस कर देते हैं R2 प्लस 3R3 से। आप मुझे बताइए, क्या ऐसा करने से हमारे डिटरमिनेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आपने ऑपरेशन चेक किया कि R2 यहां पे 1 लिखा हुआ था, यहां पे 3R3 लिखा, डज नॉट मैटर, ये जो हमारा डेल्टा है इट विल रिमेन सेम। इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? क्विकली बताइए सभी लोग। नो चेंज, है ना। तो अब ये दिमाग में ना स्टेप बाय स्टेप इसको विजुअलाइज भी करते जाना कि एक मैट्रिक्स थी, उसी मैट्रिक्स का मैंने फर्स्ट रो चेंज कर दिया, फर्स्ट रो चेंज करने के बाद उसका डिटरमिनेंट निकाला, सेम रहा। फिर अगले स्टेप में मैं आया, मैंने उसका सेकंड रो भी चेंज कर दिया, उसके बाद भी उसका डिटरमिनेंट सेम रहा। अब बताइए थर्ड वाली प्रॉपर्टी बताइए, क्या ये मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को चेंज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? चेक करके बताइए। R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 प्लस 3R1 प्लस 2R2। तो आप बोलोगे सर ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने पूरी की पूरी तीसरी रो ही चेंज कर डाली, बट उससे डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करोगे ना,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक स्टेप में आप एक रो को चेंज कर लो, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, सेम रहेगा। अगले स्टेप में अगला रो चेंज कर लो, अगले स्टेप में अगला रो चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटरमिनेंट विल रिमेन द सेम। सिमिलरली क्या ये सेम कंसेप्ट हम कॉलम्स में भी लगा सकते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल लगा सकते हैं। कॉलम्स में अगर हम इसको लगाने की कोशिश करें तो C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 प्लस 3C3। ये सबसे पहला स्टेप था, हमने पहले कॉलम को इंटरचेंज किया, ऑब्वियसली ऑपरेशन करेक्ट था, ऑपरेशन जस्टिफाइड था, डेल्टा नहीं बदला। सेकेंड केस में अगर हम देखें C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 प्लस 4C1, ऑब्वियसली ये एक अगला स्टेप था, इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डेल्टा यहां पे नहीं बदलेगा। इस केस में भी अगर आप देखें तो हमने थर्ड कॉलम को भी चेंज कर दिया, डेल्टा नहीं बदलेगा। तो कितने लोग यहां पे ऐसे हैं जिनको ये स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन अच्छे समझ में आ गया कि सर स्टेप 1 क्लियर हो गया, स्टेप 2 भी क्लियर हो गया, स्टेप 3 भी क्लियर हो गया। तो अगर हम चाहें तो इंडिविजुअल स्टेप्स में हम डिफरेंट कॉलम्स एंड डिफरेंट रो को चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे एक टाइम पे एक ही रो को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, एक टाइम पे एक ही कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं। बताइए, है ना? तो यहां पे आप हेडिंग में देखो, हेडिंग क्या पड़ी हुई है? इंडिविजुअल ऑपरेशन। ठीक है, प्रॉब्लम पता है कहां पे आती है? प्रॉब्लम आपको आएगी ना साइमल्टेनियस ऑपरेशंस पे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है कि पहले एक रो चेंज करें, फिर दूसरी रो चेंज करें, फिर तीसरी रो। साइमल्टेनियस ऑपरेशंस हम करना चाहते हैं और वहां पे ब्लंडर्स होने शुरू होते हैं। तो अगला 5 मिनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम, अच्छा एक बार इसको ही बता दो, एक बार इसको भी चेक कर लो, फिर साइमल्टेनियस ऑपरेशंस पे चलते हैं। देखो यहां पे फर्स्ट स्टेप में इस मैट्रिक्स का आपने एक रो चेंज कर दिया, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस 3R3, कोई दिक्कत है नहीं। सेकेंड स्टेप में आपने इसका एक कॉलम चेंज कर दिया, ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। थर्ड स्टेप में आप इसका एक रो चेंज करने गए, बट ऑपरेशन यहां पे इनवैलिड हो गया, जिसकी वजह से यहां पे नॉट इक्वल टू का साइन आ गया। ठीक है ना? बोलो। हाँ, तो नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे। अगर वहां पे हमको 3 दिख रहा है तो हम वहां पे नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे। ओके, समझ गए ना? ठीक है, तो इंडिविजुअल ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैट्रिक्स दे रखा है, आराम से एक एक करके ऑपरेशन लगाते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। बट प्रॉब्लम हमेशा पता आपको कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है साइमल्टेनियस ऑपरेशंस पे। अब देखिए, साइमल्टेनियस ऑपरेशन लगाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी टिप्स देता हूं, उस टिप को आप हमेशा अपने दिमाग में बना के रखिए। साइमल्टेनियस ऑपरेशन आप जब भी लगाते हो तो आपको अपने दिमाग में एक ही बात याद रखना चाहिए, जो भी रो या जो भी कॉलम अंडर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हमको यूज नहीं करना है। ठीक है, फिर से मैं अपने स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं, जो भी रो या जो भी कॉलम अंडर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको साइमल्टेनियस ऑपरेशन में यूज नहीं करना। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सपोज ये हमारा स्टेप 1 है, देखिए अब क्या हम एक ही स्टेप में 2 रो को एक साथ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? चेक करके बताइए। देखिए पहले स्टेप में हम सोच रहे हैं R1 भी ट्रांसफॉर्म हो जाए और R2 भी ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले हमने देखा R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस 2R2, दैट इज फाइन। बट जब आप R2 को इंटरचेंज कर रहे होगे तो यहां पे कहीं R1 नहीं दिखना चाहिए। क्यों नहीं दिखना चाहिए? क्योंकि R1 तो खुद बदल रहा है ना, R1 खुद अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, R1 खुद अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा है। अगर आप यहां पे भी R1 डाल दोगे ना तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि थोड़ी देर में ये R1 चेंज होने वाला है और यहां पे आप R1 की पहली वैल्यू चूज कर रहे हो। तो जब भी साइमल्टेनियस ऑपरेशन आप करते हो तो जो भी रो या कॉलम अंडर ट्रांसफॉर्मेशन है उनको कभी भी यूज मत करिए। आपने फर्स्ट रो को इंटरचेंज किया, दैट इज फाइन, बट जो आप सेकेंड रो को इंटरचेंज कर रहे हो ना तो यहां पे R1 की मदद कभी भी आप नहीं ले सकते। कितने लोगों को यह बात समझ में आई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। रो एचलॉन फॉर्म में सभी लोग यहीं पे आके अटकते हैं क्योंकि ये बेसिक क्लियर नहीं होता है, तो ये बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो क्या पहला साइमल्टेनियस ऑपरेशन गुड टू गो है? क्या इसको हम जाने की अनुमति दे सकते हैं? भाई बिल्कुल सही हो तुम, R1 यहां पे चेंज हो रहा था तो यहां पे R1 का कोई भी प्रेजेंस नहीं दिख रहा है, दैट इज फाइन, कोई बात नहीं है ना। हमेशा क्या देखना, चेंज कौन हो रहा है? ये R1 चेंज हो रहा है किसकी मदद से? खुद की मदद से और R2 की मदद से, वो तो ठीक है, बट जो आप R2 को चेंज करोगे ना तो R1 यहां पे नहीं आ सकता, R1 उसकी मदद नहीं कर सकता। सिमिलरली अगले स्टेप में मैं साइमल्टेनियस ऑपरेशन लगाने की कोशिश कर रहा हूं। आप बताइए ये वैलिड ऑपरेशन या इनवैलिड ऑपरेशन? तो आपने देखा कि सर यहां पे तो R2 चेंज हो रहा था R2 प्लस 3R1 की मदद से, दैट इज फाइन, बट जब ये R3 चेंज होने की कोशिश कर रहा था तो ये इसमें R2 की इन्वॉल्वमेंट मांग रहा था, तो ये एक इनवैलिड ऑपरेशन हो गया। ये ऑपरेशन वैलिड ही नहीं है। डिटरमिनेंट चेंज होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, ऐसा ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। साइमल्टेनियस ऑपरेशन जब भी आप करते हैं तो रो या कॉलम जो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन है उनको यूज नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, चलो सिमिलरली इसका बताओ, लास्ट वाले का बोलो। अरे जो प्रॉपर्टी समझा रहा हूं पहले वो प्रॉपर्टी समझ लो, ठीक है?
दो तीन लोग पढ़े हुए एग्जाम्पल के पीछे, एग्जाम्पल के पीछे। प्रॉपर्टी नहीं समझोगे तो एग्जाम्पल में भी क्या ही समझ में आएगा। तो पहले प्रॉपर्टी पे फोकस करने की कोशिश करो। इसीलिए मैंने बोला था कि अगले 5 से 7 मिनट सिर्फ आपको मेरी बात सुननी है। जो सुनेगा वही समझ पाएगा। जो चैट बॉक्स में चैट करता रहेगा तो जो इन्फॉर्मेशन मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ वो नहीं पहुंचेगा। तो जब मैं आपको बोलता हूँ कि एक सिप पानी ले लीजिए, 5 सेकंड का ब्रेक लीजिए, इसका मतलब होता है आपको अपनी कंसंट्रेशन को थोड़ा सा और कंट्रोल करना है, थोड़ा सा ध्यान से मेरी सारी बातों को सुनना है। क्योंकि कई कई कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो एक लाइन के होते हैं और कई कई कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो 1 घंटे के होते हैं। तो दोनों ही कंसेप्ट्स को हमें क्लियर करना होगा, तभी हम एग्जाम में अच्छी रैंक लेके आ पाएंगे। करेक्ट? ओके फाइन। चलो थर्ड वाले में जरा आप मुझे देख के बताइए, क्या थर्ड वाला ऑपरेशन पॉसिबल है? तो थर्ड वाले ऑपरेशन में आप क्या कर रहे हो, एक रो और एक कॉलम को साइमल्टेनियसली चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आप ये सोचो कि आप एक ही स्टेप में एक रो को भी ट्रांसफॉर्म कर दो और कॉलम को भी कर दो, तो बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में इंटरमिक्स्ड रहेंगे, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑल इन ऑल इस सारे डिस्कशन से हमारे पास कंक्लूजन क्या है? हमारे पास कंक्लूजन ये है कि एक तरीका तो ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप करें, एक बार में एट अ टाइम एक ही रो या एक ही कॉलम को चूज करें। ठीक है, एक रो को चेंज कर लिया, फिर अगले स्टेप में गए दूसरे को चेंज किया, अगले स्टेप में गए तीसरे कॉलम को चेंज कर लिया। बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। एक इंटेलिजेंट वे क्या होता है? साइमल्टेनियस ऑपरेशंस। साइमल्टेनियस ऑपरेशन में बस छोटी सी बात ये याद रखनी है कि जो भी रो या कॉलम अंडर ट्रांसफॉर्मेशन है उनको यूज नहीं करना है। सेकेंड बात जो हमको ध्यान रखनी है वो ये कि कभी भी साइमल्टेनियसली रो और कॉलम को तो परफॉर्म करना ही नहीं है। कभी भी साइमल्टेनियसली रो और कॉलम में ये ऑपरेशंस आप नहीं लगा सकते हो। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आया ये बताइए, बोलो। आई बात समझ में? चलो ये तीनों फटाफट वेरीफाई करो। फटाफट ये तीनों वेरीफाई करके बताइए कि पहला वाला जो ऑपरेशन है ये साइमल्टेनियस ऑपरेशन वैलिड है या नहीं, ये साइमल्टेनियस ऑपरेशन वैलिड है या नहीं, ये साइमल्टेनियस ऑपरेशन वैलिड है नहीं। अलग अलग स्टेप्स में लग रहे हैं। स्टेप 1 में ये दो साइमल्टेनियस ऑपरेशन लग रहे हैं, स्टेप 2 में ये दो लग रहे हैं, स्टेप 3 में ये दोनों लग रहे हैं। बोलो, चेक करके बताना आपको। पहले में R1 ट्रांसफॉर्म हो रहा था तो सेकंड वाले में R1 नहीं दिखना चाहिए। वैलिड, परफेक्ट। पहला वाला वैलिड है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। पहला वाला वैलिड हो गया। सेकंड वाला बताओ वैलिड है इनवैलिड? तो आपने देखा R3 ट्रांसफॉर्म हो रहा था, यानी सेकंड वाले में कहीं R3 इधर नहीं दिखना चाहिए। आपने देखा भाई R3 नहीं दिख रहा था, आपने बोला वैलिड, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अगर स्टेप 1 और स्टेप 2 में रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे तो क्या स्टेप 3 में कॉलम कर सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। एक साथ दोनों नहीं कर सकते कि साइमल्टेनियसली रो और कॉलम यहीं पे कर दे, वो नहीं कर सकते। अब ये ट्रांसफॉर्म हो गया, मैट्रिक्स जो ट्रांसफॉर्म होनी थी दैट इज फाइन। अब कॉलम वाले में आइए, C1 आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा था तो इधर कहीं C1 नहीं दिखना चाहिए, तो ये भी आपका वैलिड हो गया। लास्ट में एक नोट आपके लिए लिखा हुआ है, देखिए क्या ये नोट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं या जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया या नहीं? बोलो। साइमल्टेनियसली रो एंड कॉलम ऑपरेशंस शुड नॉट बी यूज्ड। ठीक है, ऑपरेशंस। ओके, ठीक है। तो अब आप पूछोगे सर जो आपने 8th प्रॉपर्टी बताई उसका एक्चुअली यूज कहां पे करना है? तो जो 8th प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई उसका यूज करना है हायर ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने में। देखिए जैसे हमारे पास ये 4x4 का एक डिटरमिनेंट आ गया, दिख रहा है आप सभी लोगों को 4x4 का डिटरमिनेंट? आई थिंक सभी को दिख रहा होगा। तो आप मुझे बताइए, क्या आप बेसिक ऑपरेशंस लगा के, चाहे आप उसको इंडिविजुअल लगाएं या फिर साइमल्टेनियस लगाएं, यहां पे 3 जीरोस जनरेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते होंगे, है ना। 3 जीरोस यहां पे जनरेट कर लेंगे, इसमें से कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0 हो जाए, इस वाले रो में कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0 हो जाए, इस वाले रो में कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0 हो जाए। तो अब बताओ इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना ज्यादा आसान था या जो आपने ज्यादा जीरोस जनरेट कर लिए उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना ज्यादा आसान था? चेक करके बताइए। समझ गए ना। तो जब हायर ऑर्डर का आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने की नौबत आएगी ना, फिर ये सारी प्रॉपर्टीज काम आएंगी। ओके, फिर मोस्टली ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को काम आती हुई दिखेंगी। आपको क्या करने होंगे? मल्टीपल जीरोस जनरेट करने होंगे। मल्टीपल जीरोस जनरेट करने के लिए हम लोग ये बेसिक ऑपरेशंस लगाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज आज पढ़ाई उनको बहुत अच्छे से आप करके आइएगा। कल आते ही सबसे पहले डिटरमिनेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे।
उसके साथ साथ कल अपना मैट्रिक्स पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पे स्टार्ट होगा। एक्चुअली देखो ये क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों के लिए ले रखे थे, तो इसमें सारी चीजें बताऊंगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि सर क्वेश्चन के थ्रू बताइए, क्वेश्चन में वो चीज हम कैसे यूज करते हैं, सारी चीजें बताएंगे ना। पहला मैंने आपसे क्वेश्चन एक क्लास में प्रोबेबिलिटी का पूछा कि जो आपके दिमाग में आ रहा है वो मेरे दिमाग में आ चुका, आपने बोला हाँ, तो आपको बस क्लास में पढ़ते जाना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते जाना है। थोड़ी देर में उस पर क्वेश्चन भी आएंगे, उस पर कंसेप्ट भी आएंगे, सारी चीजें आपकी कवरअप की जाएंगी। ओके फाइन, तो ये सारे क्वेश्चन कल की क्लास में आते हैं डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आपके आज के पीडीएफ में भी होंगे, तो आप पहले ये क्वेश्चंस ट्राई करके आएंगे, कल की क्लास में आते डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 5 क्वेश्चंस की एक डीपीपी आपको ऐप पे मिल जाएगी। तो आपको फिजिक्स वाला के ऐप पे जाना है, वहां पे गेट वाला सेक्शन चूज करना है। उसके बाद जो ये कोर्स चल रहा है मैथमेटिक्स वाला, इसको फाइंड आउट करना है, वहां पे जाके आपको डीपीपी मिल जाएगी। तो 5 क्वेश्चन की डीपीपी है, वो इससे डिफरेंट है। ओके, वो इससे डिफरेंट है। और मेरे ख्याल से 13 या 14 क्वेश्चन है, हाँ 13 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 13 का नंबर हमारे और आपके लिए लकी है। 13 नंबर के क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन आपको कल लगा के आने। तो कितने लोग लगा के आओगे पहले तो ये बताओ। पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगा। आपको क्या करना है, देखिए प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके फिजिक्स वाला का ऐप डाउनलोड करोगे। वहां पे जैसे आप एंटर करोगे ना, आपसे पूछेगा कि आपकी ब्रांच कौन सी है, तो आप बता देना मेरी ब्रांच गेट है। जो आप गेट ब्रांच चूज कर लोगे ना, तो वहां पे आपको फ्री कोर्सेज देखने को मिलेंगे, फ्री होंगे और पेड कोर्सेज होंगे। फ्री कोर्सेज में आप जाना, वहां पे आपको मैथमेटिक्स वाला सेगमेंट दिखेगा। उस मैथमेटिक्स वाले सेगमेंट में जाके आपको लेक्चर वाइज, जैसे आप लेक्चर पे क्लिक करोगे, उस लेक्चर का पीडीएफ और उस लेक्चर की डीपीपी, दोनों चीजें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं एक शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा कि आप कैसे एक्चुअली मैथ्स की पीपीटी और पीडीएफ और डीपीपी को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो सेशन खत्म होने के बाद, जैसे मेरे सेशन का एक रिचुअल होता है, हैशटैग मजा चलना चाहिए। क्या आप लोगों को मजा आया आज के सेशन में? बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली। क्या 1.5 घंटा कब निकल गया आपको पता ही नहीं चला? तो एक बार जरूर बताइए। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों का रिस्पांस भी चाहिए कि कैसा लगा आप लोगों को आज का लेक्चर। क्या ऐसे ही मैथमेटिक्स के जो पूरे के पूरे कोर्स है सेम वे में कंप्लीट करा दिए जाए? आपको क्या लगता है, आपके क्या फीडबैक, आपके दिल की क्या बात है, आप बताइए। सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से हमारी पूरी की पूरी टीम रिएक्ट करती है। तो कमेंट आप जरूर अपना रिस्पॉन्स वहां पे दर्ज करा दीजिए। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और, हाँ, कल के सेशन में आने से पहले यार ये 13 के 13 क्वेश्चन ना जरूर लगा के लाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो जब मैं अपने इनपुट देना स्टार्ट करूंगा तो वहां पे लर्निंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग सो मच लव टू टीम द्रोणा, टू गेट वाला। इतना रिस्पॉन्स हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना आप लोग देते हो, तो उसके लिए तहे दिल से पूरी की पूरी गेट वाला की टीम, टीम द्रोणा, शुक्रगुजार है आप सभी लोगों का। ऐसे हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। बहुत कुछ बड़ा आपके लिए करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और जो आप लोग रिजल्ट लेके आओगे तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हमारा जो पूरा का पूरा एफर्ट है वो सार्थक रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन।